Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is in use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. मान लो कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो एंड एक गाचा गेम को खेलते हो एंड तुम्हारे सामने उस गेम से एक इवेंट आता है और जैसे तुम उस इवेंट को ज्वाइन करते हो तो तुम उस गेम के अंदर आ जाते हो एंड कुछ ऐसे होते हैं हमारे इस मानवा के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ। बट प्लॉट ट्विस्ट तो ये है कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एआई जनरेटेड नहीं है बल्कि वो रियल ह्यूमंस हैं जिन्हें अर्थ से इस गेम में टेलीपोर्ट किया जाता है डंजन्स को क्लियर करने के लिए। एंड उन ह्यूमंस में से एक है हमारा मेन कैरेक्टर और हाँ, इन सब ह्यूमंस को एक गेम के कैरेक्टर मान के एक ह्यूमन कंट्रोल करेगा। तो बाकी की स्टोरी आप देखना मानवा के अंदर ही। मानवा की शुरुआत में हमें 4-5 बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से एक कहता है मैं हूँ मोलमोंट कार्ल, मैं एक मर्सिनरी हूँ, क्या तुम्हें पता है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये क्या है। एंड दूसरा बंदा कहता है मेरा नाम लाइली है बट मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और कब आया। तीसरा कहता है मैं हूँ ग्रीटी और मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। एंड चौथी एक लड़की होती है, वो कहती है मैं हूँ जेना और वैसे मैं जंगलों में रहती हूँ और मुझे भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। एंड इनमें से जो पांचवा बंदा है वो ये हमारा MC एंड ये कहता है मैं हूँ इज़्लाथान और मैं एक फार्मर हूँ। एंड यहाँ पे हमें सिर्फ 5 बंदों का ही इंट्रोडक्शन दिया जाता है और फिर हमें ये जगह दिखाई जाती है जो कि कुछ ऐसी होती है एंड किसी को भी नहीं पता कि ये यहाँ पे कब आए और क्यों आए। एंड यहाँ पे ये 11 बंदे हैं और यहाँ पर ये सब लोग तुक्के मार रहे होते हैं कि यहाँ पर ये क्यों आए हैं। एंड तभी एक फेरी आती है, वैसे ही काफी छोटी साइज में, एंड ये कहती है अरे अरे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, शायद मास्टर ने टाइम एंड स्पेस क्रैक को ओपन कर दिया है एंड उसके ओपन होने की वजह से तुम्हारा वक्त आ चुका है फाइट करने का। एंड ये बंदा इसके बारे में पूछता है तो ये बताती है अच्छा मेरा नाम है आइजेल, मैं एक फेरी हूँ जो कि इस जगह को मैनेज करती, तो इसीलिए तुम्हें तुम्हारी औकात में रहना पड़ेगा वरना तुम मर सकते हो। एंड तभी कार्ल आगे आकर इससे पूछता है क्या हम सबको तुम यहाँ पे लेके आई हो, बट फेरी उसे बताने से सीधा मना कर देती है एंड इसकी वजह से ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। फेरी इसे वार्न भी करती है अरे अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी स्वॉर्ड अंदर डाल दो, बट ये फिर भी फाइट करना चाहता है और अपना ऑरा बाहर निकालते हुए फेरी को छोटी सी चीज बोलता है। एंड ये सुनकर फेरी कहती है तो अच्छा ये तुम्हारा डिसीजन है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारा डिसीजन मानती हूँ। एंड ये बंदा यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है बट तभी इसका सिर धड़ से अलग हो जाता है एंड ये सब कुछ फेरी का ही किया धरा है। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है मोलमोथ कार्ल एक 2 स्टार लेवल का वॉरियर, अब ये भगवान के चरणों में या फिर भगवान की प्रोटेक्शन में चला गया है और इसकी फाइटिंग स्पीड हमेशा के लिए याद की जाएगी। एंड एक और नोटिफिकेशन आता है जो कि इसकी डेथ का कारण होता है एंड उसमें लिखा होता है मोलमोथ कार्ल ने स्ट्रेस ले लिया था इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। एंड ये देखकर सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं और यहाँ पर ये फेरी कुछ ऐसे लोग के साथ कहती है मैंने तुम्हें कहा था अपनी औकात में रहना वरना तुम मर सकते हो। एंड ये सुनकर भी ये सभी लोग काफी डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं तुमने क्या किया इसके साथ, तुम बस हमें बता दो तुम क्या चाहती हो। फेरी कहती है मैं क्या चाहती हूँ, मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ अच्छे से लड़ना और जीतना और तुम्हारे लिए करना इजी है ना। एंड तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि पार्टी बन चुकी है अब हीरोज को भेजो एंड इनका लेवल 1 स्टार है। एंड फेरी एक गेट सा ओपन करते हुए कहती है तुम्हें ये गेट दिख रहा है ना, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसके अंदर जाओ। बट तभी इज़्लाथान हमारा MC आगे आता है और कहता है एक बार रुको। एंड फेरी इसके रिस्पॉन्स में कहती है क्या तुम्हें दोबारा कोई दिक्कत है। एंड फेरी ने कहा दोबारा, यानी कि ये MC को थोड़ा बहुत जानती है। एंड हान आगे कहता है हमारा लेवल सिर्फ 1 स्टार है और हमारे पास बेसिक वेपन भी नहीं है, अगर हमारे पास बेसिक वेपन्स भी नहीं होंगे तो हम अंदर जाते ही मर जाएंगे, मास्टर को हमारे लिए वेपन चूज करने दो और अभी अभी एक 2 स्टार का हीरो भी मर चुका है तो तुम इतना तो कर ही सकती हो। एंड जेना MC को देखकर सोच रही होती है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है एंड फेरी इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचती है एंड फिर अपने मास्टर को कुछ मैसेज करने लगती है एंड उन मैसेज में अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करती है वेपन्स के लिए एंड इसके मास्टर 10 वेपन समन कर देते हैं, 10 समनिंग के लिए टोटल 50,000 गोल्ड कॉइंस। एंड ये बंदा हमारे MC से पूछता है तो तुम हान हो ना, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है। हान कहता है मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा तो नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं था। एंड जेना ये सुनकर सोचती है ज्यादा टाइम तक नहीं था, यानी कि हान यहाँ पर पहले भी आया हुआ है। आगे हान कहता है मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं था बट मुझे एक चीज पता है, अगर तुम चीजें ढंग से नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, वहाँ पे हमें वेपन्स मिल जाएंगे, जाओ और ले लो और जल्दी करना क्योंकि बैटल स्टार्ट होने वाली है। एंड बैटल का नाम सुनते ही ये सभी लोग काफी डर जाते हैं बट फिर भी ये हिम्मत जुटाते हैं और कुछ वेपन्स लेके बाहर आते हैं। एंड जब ये आगे जाते हैं तो वहाँ पे इनको कार्ल की बॉडी नहीं दिखती एंड इसीलिए ये फेरी से पूछता है क्या कार्ल की बॉडी गायब हो गई है, क्या ये कोई मैजिक वगैरह। फेरी कहती है चुप रहो, वक्त आ चुका है तुम पांचों का इस गेट में जाने का। एंड फिर ये लोग अंदर जाने लगते हैं एंड यहाँ पे हमारा MC अपने वेपन चूज कर रहा होता है एंड ये एक लो ग्रेड की वुडन शील्ड रैंक E+ चूज करता है। एंड जेना काफी टाइम से हान को फॉलो कर रही थी तो इसलिए ये उससे पूछ लेती है तो तुम इस जगह के बारे में जानते हो ना, तो मुझे बताओ हमें वेपन्स क्यों चाहिए और हम हैं कहाँ। एंड फेरी की क्या दिक्कत है। हान इसको सीधा और सिंपल रिप्लाई देता है हमारे काफी ज्यादा क्वेश्चन है बट उनका सिर्फ एक ही जवाब है, उस जगह पे जाओ और सभी दुश्मन को मार दो, अगर हमने ऐसा कर दिया तो बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा। एंड फिर लगातार 5 नोटिफिकेशन आते हैं एंड
ये उनकी मौत के नोटिफिकेशन होते हैं जो कि अंदर गए थे। एंड फिर ये सुनकर काफी गुस्सा होती है और चीखती है, वो यूजलेस लोग, वो फर्स्ट फ्लोर पे ही मर गए। एंड तभी एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें एक और पार्टी फॉर्म होती है और उस पार्टी में 5 लोग होते हैं एंड उनमें से हान भी है। और यहाँ पे ये बंदा बहाने बना रहा होता है कि ये चल नहीं पा रहा, बट हमारा MC फाइट करने के लिए पूरा रेडी है एंड ये आगे बढ़ता है। एंड जेना ये नोटिस कर इसको भी घसीट कर अपने साथ ले जाती है। एंड यहाँ पर ये 5 जाते जाते काफी नर्वस होते हैं, बट हमारा MC काफी कॉन्फिडेंस से अंदर जा रहा है। एंड फिर ये लोग गेट के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें रिवील किया जाता है कि ये है एक डंजन और एक नोटिफिकेशन आता है, ये है एक मेन डंजन और जो करंट चैलेंज फ्लोर है वो है फर्स्ट फ्लोर, यानी कि इनको फर्स्ट फ्लोर पे फाइट करनी है और इनको टावर क्लाइंब करना है जिससे ये वर्ल्ड को बचा पाएंगे। एंड उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि इन्होंने कितने स्टेज क्लियर करे हैं एंड वहाँ पे 0 है। एंड तभी उनके आगे एक और गेट होता है जो कि खुलने लगता है एंड हान इनको वार्न अप करता है, सिर्फ खड़े मत रहना, गेट ओपन हो रहा है, लड़ाई करना। एंड गेट हो जाता है ओपन एंड गेट के ओपन होते ही पूरी जगह ही चेंज हो जाती है। एंड जहाँ पे ये लोग खड़े हैं वो है फ्लोर 1 एंड इनका ऑब्जेक्टिव है इन लोगों को मारना। एंड हान इन लोगों को देख कर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम लड़ोगे नहीं तो मरोगे, तो चलो वक्त आ चुका है। बट ये हमारे MC के नहीं सुनते और वहाँ से भाग जाते हैं। एंड इनके भागते ही 3 नोटिफिकेशन आते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि ये तीनों डरे हुए हैं, इसलिए इनके सभी स्टैट 30% तक डिक्रीज कर दिए गए हैं। एंड जेना इन्हें रोकने की कोशिश करती है और उन्हें भागता देख ये भी डर जाती है, इसलिए इसके स्टैट भी 30% तक रिड्यूस कर दिए जाते हैं। बट ये बंदे आगे नहीं भाग पाते क्योंकि ये एक इनविजिबल वॉल के साथ टकरा जाते हैं। एंड ये बंदे यहीं खड़े हो जाते हैं एंड दीवार को पेड़ने लगते हैं। एंड हान कहता है उनका कुछ नहीं हो सकता। एंड जेना हान से कहती है, हान अगर हम इन लोगों को मार देंगे तो क्या हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं? हान कहता है शायद। तो क्या तुम्हें पता है कि बो को कैसे यूज करना है? जेना कहती है, मेरे पिताजी हंटर थे, थोड़ा बहुत तो पता है मुझे। हान कहता है, मैं आगे जाऊंगा एंड उनके साथ स्वॉर्ड एंड शील्ड से फाइट करूंगा और तुम पीछे से मुझे बो के साथ सपोर्ट करना। एंड फिर ये सभी लोग इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं एंड हान उन्हें देखकर सोचता है, एक्चुअली मैंने कभी स्वॉर्ड भी नहीं यूज की है एंड शील्ड को भी नहीं पकड़ा है। इस दुनिया में मेरा नाम है इजलत हान, बट वैसे मेरा रियल नाम है हान सेयूजिन और यहाँ पर मैं एक गेम में आ चुका हूँ और इस गेम में सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है किस्मत। एंड ये एक मोबाइल गेम है और इसका नाम है पिक मी अप। ये एक ऐसा मोबाइल गेम है जो कि गेम स्टूडियो मोबियस ने बनाया है। इस 100 फ्लोर के टावर को कॉन्कर करना यानी कि हासिल करना और प्लेयर का एक ही काम होता है, जो भी हीरोज इस टावर को क्लाइंब करेंगे उनके लिए बिल्डिंग्स वगैरह बनाना एंड कैंप बनाना और प्लेयर को ही पार्टीज बनानी होती है फ्लोर्स को क्लियर करने के लिए और बाकी सारा काम होता है हीरोज का एंड उन्हें करने होते हैं डंजन क्लियर। बस एक दिन पहले मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था अर्थ पे और आराम से इस पिक मी अप नाम के गेम को खेल रहा था और तभी मुझे एक नया इवेंट दिखा, ट्रांसेंडेंटल डंजन नाम का, और मैंने भी उस इवेंट को ज्वाइन किया क्योंकि उससे मुझे एक 7 स्टार के हीरो बनाने के लिए स्क्रोल मिल रहा था और इस गेम में हीरोज 1 स्टार से 7 स्टार तक जाते हैं। बट मैं काफी ज्यादा अनलकी था क्योंकि मैंने हजारों बार इस गेम को खेला हुआ है पर फिर भी मैं 5 स्टार से ऊपर का हीरो नहीं हासिल कर पाया। एंड पिक मी अप इसकी इंडस्ट्री में थोड़ा अलग है, आप कितनी भी मेहनत कर लो एक हीरो को बड़ा करने में, बट अगर एक हीरो मर गया तो वो हमेशा के लिए मर जाता है, यानी कि वापस नहीं लाया जा सकता। तो चाहे वो 1 स्टार का हो या 6 स्टार का, मरने के बाद सब कुछ खत्म है। तो उस ट्रांसेंडेंटल इवेंट में एक ट्रांसेंडेंटल डंजन था, तो मैंने उसमें एक पार्टी को भेजा जिसमें कि काफी सारे 5 स्टार के और एक 6 स्टार का हीरो था। बट बैटल चालू होने से पहले ही खत्म हो गई क्योंकि जो उस डंजन का बॉस था उसके ऊपर लिखा रहा था लेवल 999 एंड ये वहाँ पे शो हो रहा था जहाँ पे बॉस का नाम लिखा होता है और मेरी पूरी पार्टी वाइप आउट हो गई एंड मैं हार गया। बट फिर भी बैटल मेरी स्क्रीन से हटी नहीं एंड उस लेवल 999 के बॉस ने मेरी तरफ देखा एंड तभी उस लेवल 999 वाले ने कहा, तुम मुझे मिल गए। एंड फिर मुझे और कुछ पता चले इससे पहले ही पूरा अंधेरा हो गया एंड मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आया जहाँ पे कोई बंदा पिक मी अप में अपना अकाउंट बना रहा था एंड उसने अपना अकाउंट बनाया और उसका नाम वूतेवा रखा। मुझे उस वक्त भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि कोई नया प्लेयर जो कि पिक मी अप में आया है वो अपना अकाउंट बना रहा है एंड वो पूरी प्रोसेस कर रहा है। एंड फिर एक नोटिफिकेशन शो हुआ जिसमें ट्यूटोरियल में हिस्सा लेने का ऑप्शन था एंड फिर मुझे दिखना चालू हुआ और मैं एक छोटे से टाउन में था जो कि मैंने इस गेम के ट्यूटोरियल में देखा हुआ था। एंड यहाँ तक थी हमारे MC की इस गेम में आने की पूरी प्रोसेस। एंड यहाँ से ये चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है जहाँ पे MC इस ट्यूटोरियल में है एंड सामने वूतेवा जो कि एक प्लेयर है जो कि पिक मी अप को खेल रहा है एंड जिसमें हमारा MC एक हीरो बन चुका है। एंड वूतेवा के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, एक लैंड जहाँ पे ह्यूमंस और अदर स्पीसीज साथ में रहती थी बट फिर इस पर किसी ने हमला कर दिया और इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक टावर खड़ा हो गया एंड अगर हीरोज ने मिलकर इस टावर को क्लाइंब कर लिया तो ये पूरा वर्ल्ड बच जाएगा। एंड फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें ट्यूटोरियल का क्वेस्ट होता है, यानी ट्यूटोरियल में क्या करना है एंड वहाँ पे होता है इस टाउन के गॉब्लिन को मारना। एंड वैसे ये सब नोटिफिकेशन हान को दिख रहे हैं एंड तभी हान के सामने एक गॉब्लिन आ जाता है। हान उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है बट वो जल्दी ही अपने सेंसेस में आ जाता है एंड उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। एंड फिर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि वूतेवा के पास जाता है जहाँ पे लिखा था कि हीरोज ही फाइट करेंगे और वूतेवा का इसमें कोई भी काम नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे पूरी फाइट हान के हाथों में है। एंड फिर हान उस गॉब्लिन को फाइनली
फाइनली मार देता है एंड वुतिवा के पास नोटिफिकेशन जाता है स्टेज क्लियर और हान का लेवल अप हो चुका है। एंड हान यहाँ पे चलते चलते सोच रहा होता है मैं कहाँ हूँ, क्या मैं कोई गेम वगैरह में हूँ? अरे ये तो पिक मी अप जैसा है। एंड फिर और नोटिफिकेशन आते हैं मास्टर कैसा रहेगा कि अगर हम थोड़े से और हीरो समन कर, अगर आप एस पे टाइप करेंगे तो समन हो जाएगा और हाई रैंकिंग समनिंग भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको 500 जेम्स मिलेंगे। एंड हान यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या चल रहा है। एंड तभी एक नोटिफिकेशन आता है सुपर रेयर, यानी कि एक हीरो समन हो चुका है जो कि सुपर रेयर है क्योंकि ये एक 4 स्टार का हीरो है एंड इसका नाम है शे। हान इसे देखकर सोचता है क्या मैंने अभी समन सुना, तो क्या ऐसे ही मैं इस वर्ल्ड में समन हुआ हूँ जैसे कि एक हीरो को समन करते हैं पिक मी अप में। एंड यहाँ पे शे हान के बारे में पूछती है और यहाँ पे नोटिफिकेशन में उसके सभी स्टैट्स आ रहे होते हैं। एंड हान आगे कहता है अच्छा मैं हूँ सेओजिन हान। शे कहती है मैं हूँ शे लैंडस्टरी एक नाइट और तुम अपना नाम सेओजिन हान बता रहे हो, काफी अजीब लगता है। एंड फिर वुतिवा एक पार्टी बना देता है इन दोनों की एंड यहाँ पे शे और हान डंजन में चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। एंड शे एक 4 स्टार की हीरो होती है इसीलिए सभी गॉब्लिन को मार देती है एंड हान को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। एंड फिर स्टेज क्लियर का नोटिफिकेशन आता है एंड MVP शे होती है। एंड यहाँ पे शे की स्ट्रेंथ को देखकर हान सोचता है उसकी स्ट्रेंथ मेरे से काफी ज्यादा है बट मैं कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे से 3 स्टार ज्यादा है। दिक्कत तो अब आने वाली है क्योंकि एक डंजन क्लियर करने के बाद पिक मी अप के प्लेयर के पास मर्ज का ऑप्शन आता है और अगर वुतिवा ने मर्ज के लिए यस किया तो मुझे दिक्कत होने वाली है। एंड यहाँ पे एक गेट ओपन होने लगता है और तभी एसएल वहाँ पे आती है और कहती है जल्दी करो और उस गेट के अंदर जाओ। एंड हान उसे थोड़ा ऐसा लुक देता है एंड कहता है तुम एसएल हो ना? एंड एसएल थोड़ी चौंक जाती है और कहती है हाँ मैं एसएल हूँ, पर तुम्हें नाम कैसे पता? एंड हान ये सुनकर सोचता है अरे अरे मुझे पता होगा ही क्योंकि मैंने पिक मी अप खुद से खेला हुआ है। एंड फिर इसे अपना नाम पूछ दिया तो ये सेओजिन हान बताता है बट ये जो लिस्ट देखती है वहाँ पे कोई भी सेओजिन हान नहीं होता। एंड ये सुनकर फिर कहती है क्या सेओजिन हान, क्या तुम इज़लत हान नहीं हो? यहाँ पे तो तुम्हारा नाम इज़लत हान लिखा हुआ है और तुम्हारी पिक्चर भी काफी अलग है, क्या तुम पेनिनसुला से नहीं हो, टाउनियर वाले? एंड हान इसे बताता है नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं सेओजिन हान हूँ जो कि सेओल से है, जल्दी करो और मुझे वापस भेज दो। एंड फिर इसे पूछती है रुको क्या तुम अर्थ से हो? हान कहता है हाँ मैं अर्थ से हूँ, और क्या मैं मार्स से होऊंगा? एंड फिर ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाकर कहती है अरे अरे वो लिविंग बींग्स को और चीजों को इसमें कैसे ला सकते हैं, वो सब छोड़ो बस उस गेट में जाओ। हान कहते हैं नहीं अगर मैं अंदर गया तो मर जाऊंगा। फेरी कहती है अरे तुम मरोगे नहीं, तुम मर्ज हो जाओगे। एंड फिर फेरी उसको गेट के अंदर फेंक देती है एंड वहाँ पर शे और हान होते हैं एंड यहाँ पे मर्जिंग की प्रोसेस चालू होने लगती है। एंड ये देखकर हान सोचता है डैम इट अब मर्जिंग होने वाली है। मर्ज एक प्रोसेस होती है जिसमें 2 हीरोज को कंबाइन किया जाता है एंड उसमें एक हीरो को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है एंड जब ये दोनों हीरोज कंबाइन हो जाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस में एक हीरो का मरना तय होता है और शे एक 4 स्टार की हीरो है एंड मैं 1 स्टार का, तो शायद जो प्लेयर इस गेम को खेल रहे हैं वो मुझे चूज ना करे, तो क्या मैं मरने वाला हूँ? एंड मर्ज कंप्लीट हो जाता है बट हान नहीं मरता क्योंकि शे को मर्ज कर दिया जाता है हान में। एंड एक नोटिफिकेशन आता है शे 4 स्टार की हीरो जो कि लाइट में वैनिश हो रही है, यानी कि अब ये मर रही है। हान ये देखकर चिल्लाता है क्या तुम मर रही हो? बट मरना तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं 1 स्टार का हूँ और तुम 4 स्टार की। शे कहती है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो मैं बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ती हूँ। एंड फिर शे गायब हो जाती है एंड यहाँ पे बचता है हान। एंड ये पूरा पास्ट खत्म होने के बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हान और हान की पार्टी डंजन में होते हैं एंड वहाँ पे हान की पार्टी का एक बंदा मर जाता है एंड जाना इन सबको फाइट करने के लिए कहती है बट ये नहीं मानते हैं। एंड यहाँ पर हान फाइट करते करते सोच रहा होता है शायद जब मर्जिंग की प्रोसेस हुई तो प्लेयर से कोई गलती हो गई, क्योंकि मर्ज करते वक्त आपके सामने 2 हीरो होते हैं एंड जिस हीरो को आप मारना चाहते हो यानी दूसरे में मर्ज करना चाहते हो उसे आपको उठाना होता है एंड दूसरे हीरो के ऊपर रखना होता है। शायद उस प्लेयर से कोई गलती हो गई या पता नहीं उसने चूज वगैरह कोई गलत कर लिया। लक ने मेरा साथ दिया और उस बेवकूफ मास्टर की वजह से शे मर गया, तो इसीलिए लोग इस गेम को किस्मत का गेम कहते हैं। एंड फिर वो जेना की तरफ देखता है एंड चिल्लाता है तो क्या तुमने उनको मार दिया? एंड जेना इसका रिप्लाई देती है हाँ मैंने एक को मार दिया बट दूसरा, एंड जो दूसरा होता है वो हान पर अटैक कर देता है एंड हान इसे अपनी शील्ड से दूर करता है एंड इसकी तरफ देख के सोचता है मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं कि मुझे पिक मी अप में क्यों लाया गया, बट मुझे इतना पता है मैं सेओजिन हान एक 1 स्टार हीरो के तौर पर इस वर्ल्ड में समन किया गया हूँ और अब से मैं हूँ हान इज़लत। इस वर्ल्ड में आने से पहले वो लेवल 999 का बिग मॉन्स्टर मेरी तरफ देख रहा था और हंस रहा था, तो शायद उसी मॉन्स्टर की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करना चाहता है बट तुमने एक गलत पर्सन को चूज कर लिया इस वर्ल्ड में लाने के लिए। एंड फिर वो इस गॉब्लिन को मार देता है और जेना इससे पूछती है तुम्हारा हाथ वो कट गया? हान इसका रिप्लाई देता है कोई बात नहीं वो खुद ही हील हो जाएगा। एंड यहाँ पे हान सोचता है जो भी प्लेयर इस गेम को खेल रहा होता है उसका बैटल में कोई काम नहीं होता, पूरी बैटल हीरोज को ही संभालनी होती है। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट फिर भी इस गेम के पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन प्लेयर है और इसका सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि जो भी इस गेम को खेलता है वो इस पूरे वर्ल्ड को एक गॉड की तरह ऑब्जर्व कर सकता है। एंड फिर हान आसमान की तरफ देखकर एक आंख को इमेजिन करते हुए सोचता है तो एंजॉय कर रहे हो ना, मैं भी तुम्हारी तरह एक प्लेयर था जैसे कि पिक मी अप खेलना पसंद था, तो मुझे इस गेम के बारे में एक
एक चीज अच्छे से मालूम है, स्ट्रेटेजी से लेकर टैक्टिक्स तक, आइटम बनाने से लेकर हीरोज को ट्रेन करने तक और हिडन एलिमेंट्स भी। तो मेरे मास्टर, अगर लोग इस गेम को कचरा भी बोले तो क्विट मत करना। तो मैं पिक मी अप के लिए लोकी, जो कि वर्ल्ड में 5th रैंक पे आता था, मास्टर का भी मास्टर, ऐसा प्लेयर इस गेम में सरवाइव कर सकता है। एंड फिर नोटिफिकेशन आता है स्टेज क्लियर, जहाँ पे जेना का लेवल अप हो जाता है एंड ये थोड़े से रिवॉर्ड्स मिलते हैं एंड MVP होता है हान। और इस डंजन को क्लियर करने के लिए इतने सारे लोग मरते हैं एंड फाइनली ये 2 लोग बचते हैं। एंड फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारा MC हान दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड वो सोचता है तो अब मैं इस पिक मी अप की दुनिया को एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं कोई बच्चे की तरह रोऊंगा नहीं, बल्कि पिक मी अप के एक 1 स्टार हीरो के जैसे लड़ूंगा। इस पूरे गेम में सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिससे एक हीरो मर सकता है, या तो डंजन में लड़ते लड़ते मरो या फिर मर्ज होके मरो। और सबसे खराब चीज, मैं एक 1 स्टार हीरो हूँ एंड पिक मी अप के वर्ल्ड में 1 स्टार हीरो की कोई कीमत नहीं होती। और 1 स्टार हीरो के जो नॉर्मल स्टैट्स होते हैं वो काफी ज्यादा खराब होते हैं एंड ग्रोथ रेट भी काफी ज्यादा स्लो होता है। और अगर मैं ऐसे ही स्टैट्स और ऐसी ग्रोथ रेट के साथ इस गेम में लड़ता रहा तो मैं एक ना एक दिन जरूर मर्ज हो जाऊंगा। तो अगर मुझे वापस जाना है, इस वर्ल्ड में अपनी कीमत को दिखाना है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एंड फिर हमें हान के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये नोविस क्लास में होता है एंड इसकी स्ट्रेंथ 15, इंटेलिजेंस 15, HP 15 एंड डेक्सटेरिटी भी 15 होती है। वैसे डेक्सटेरिटी का मतलब ये अपनी बॉडी एंड हैंड से कोई स्किल को कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है एंड फिलहाल इसके पास कोई भी स्किल नहीं है। एंड आगे हान सोचता है मुझे नहीं पता कि आगे चीजें कैसे होने वाली हैं, बट नो प्रॉब्लम, मैं उन्हें फेस करूंगा। वैसे ये ट्रेनिंग मुझे अपने दिनों की याद दिला रही है जो मैंने आर्मी में स्पेंड किए थे। और वैसे मुझे सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने पे फोकस नहीं करना है, बल्कि मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। जब से मैं बच्चा था तब से ना तो मेरे पेरेंट्स थे एंड ना ही कोई रिलेटिव्स, बट फिर भी मैंने इतनी हार्श कंडीशंस में अपनी जिंदगी जी, तो मैं वैसे ही इस वर्ल्ड में भी सर्वाइव करूंगा। एंड यहाँ पे हान की ट्रेनिंग के बीच में जेना आती है एंड पूछती है हान तुम क्या कर रहे हो। हान जवाब देता है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं उन मॉन्स्टर को मार पाऊँ। बट क्यों? जेना रिप्लाई देती है मैं कल की पूरी रात सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी कि आज से मुझे क्या करना है। तो हम यहाँ पे फंस चुके हैं ना, मेरे डैड एक हंटर थे तो आर्चरी का मुझे पहले से ही शौक रहा है, तो मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन तो नहीं बनूंगी और मुझे नहीं लगता कि रोने से कुछ बदल पाएगा। एंड ये सब कुछ कहते हुए अपनी आर्चरी करती है एंड निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगाती है। एंड हान जेना से पूछता है तो कल का दिन तुम्हारा पहला दिन था रियल कॉम्बैट में? जेना कहती है ऑफ कोर्स वो मेरा पहला दिन था। एंड फिर हान इसकी आर्चरी के बारे में पूछते हैं तो ये कहती है कि मैं डिसेंट शूट कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर हान इसके स्टैट्स देखता है एंड वहाँ पर इसके पास एक स्किल होती है लो क्लास आर्चरी लेवल 1। एंड ये देखकर हान सोचता है कल की फाइट से जेना के स्टैट्स 4 पॉइंट से इंक्रीज हो गए हैं। इसका ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो है, बट ये एक 1 स्टार हीरो है, बट फिर भी इसके पास एक स्किल है। कल का दिन रियल फाइट में इसके लिए पहला दिन था, बट फिर भी ये ज्यादा घबराई नहीं एंड एक गॉब्लिन को मार तक दिया, तो इसके पास रॉ टैलेंट्स है। एंड फिर वो कहते हैं तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता हूँ। एंड ये सुनकर जेना अपना हाथ आगे करती है एंड कहती है मेरे डैड ने मुझे बताया था कि अगर मैं सर्वाइव करना चाहती हूँ तो मुझे अच्छे एंड सही फ्रेंड्स बनाने होंगे। यानी कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। एंड फिर हान एंड जेना हाथ मिला लेते हैं एंड 2 नोटिफिकेशन आते हैं। जेना के अंदर हान के लिए एक अच्छी फीलिंग्स है और एक फ्रेंडशिप बोनस दे दिया गया है, वैसे ही मास्टर को दिया है। एंड फिर हान कुछ टाइम बाद जोर से आवाज लगाता है एजल क्या तुम यहाँ पे हो? एंड तभी एजल समन हो जाती है एंड चिल्लाती है अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं काफी बिजी हूँ। हान कहता है अच्छा तो तुम बिजी हो पर फिर भी तुम काफी जल्दी आ गई। एंड फिर ये चिल्लाती है तुम कुछ भी पूछने वाले हो उसका जवाब ना है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये गेम में कैसे चीजें काम करती है तो तुम्हें टावर को क्लाइंब करना होगा। एंड फिर हान कहता है तो तुम्हारे जो सिर के ऊपर स्टेटस विंडो है उसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ ना। एंड ये ऐसा सुनकर थोड़ी घबरा जाती है एंड ये कहती है कि क्या, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एंड हान कहता है तो तुम्हारे सिर के ऊपर लिखा हुआ है एजल लेवल 257। एंड फिर एजल इसे टालने के लिए ऐसे कुछ भी बकने लगती है एंड हान सोच रहा होता है उसके रिएक्शन से मुझे साफ साफ पता चल चुका है इस गेम में जो भी मैसेजेस एंड स्टेटस विंडो आती है वो सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ। एंड फिर हान एजल से पूछता है एजल अगर मास्टर ने गेम को क्विट कर दिया तो हमें क्या होगा? एजल कहती है क्या मास्टर ने क्विट कर दिया? ऐसा सोचो भी मत, बस प्रे करो कि वो ऐसा ना करे। एंड फिर हान सोचने लगता है मास्टर वुतेवा ने जो मिस्टेक की थी शे को मेरे अंदर मर्ज करके वो कोई छोटी मिस्टेक नहीं थी। एक पेड समनिंग से एक 4 स्टार हीरो का समन होना काफी रेयर होता है एंड उसके सिर्फ 1% चांस होते हैं, तो उन्होंने उस 1% चांस को भी वेस्ट कर दिया। बट वो इस मिस्टेक की वजह से गेम को रिस्टार्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि पिक मी अप में गेम रिस्टार्ट कभी भी नहीं होता। एंड अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो मास्टर ने पिछली बार 1 हफ्ते पहले लॉग इन किया था, तो क्या टाइम डिफरेंस हो सकता है? एंड वो एजल से पूछता है तो क्या यहाँ पे अर्थ से टाइम अलग स्पीड से फ्लो करता है? एंड ऐसे लिए सुनकर चिल्लाती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया, मैं कुछ नहीं बताने वाली। एंड हान कहते तो यहाँ पे टाइम का फ्लो डिफरेंट है, बताने के लिए शुक्रिया। एंड एजल का वही फनी रिएक्शन ये और चिढ़ जाती है। एंड हान इसका रिएक्शन देख के सोचता है तो ये फेरी कितना भी गुस्सा कर ले बट मेरे ऊपर ये अटैक नहीं कर सकती। एजल मुझ पर सिर्फ तभी अटैक कर पाएगी जब ये कोई ऐसी सिचुएशन में होगी जब इसको सेल्फ डिफेंस करना होगा या फिर कोई हीरो मास्टर के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा तो ये कुछ कर सकती है। एंड अगर इस गेम के रूल्स को एक शब्द में या फिर एक लाइन में डिफाइन करें तो इस गेम के रूल्स हैं करो या मरो। एंड फिर वहाँ पे जेना आती है एंड पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एंड हान कहता है वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर हमारा गोल है एक 100 फ्लोर के टावर को कॉन्कर करना एंड हमारे ऊपर एक मास्टर है जो कि एजल
एजेल के थ्रू हमें ऑर्डर्स देता है, हमें उन ऑर्डर्स को मानना है एंड मिशंस कंप्लीट करने हैं। और जब हम 100th फ्लोर पे पहुंच गए तो शायद हम बाहर निकल पाएंगे। एंड जेना ये सुनकर पूछती है तो हमें लगातार फाइट ही करना होगा? हान कहता है हाँ, हमें ऐसा ही करना होगा। एंड जेना पूछती है तो क्या हम सिर्फ 2 ही जने होंगे जो फाइट करेंगे? एंड हान इसका रिप्लाई देता है ऐसा हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता अगर मास्टर और लोगों को भी समन करे। एंड फिर ये बताते बताते हान सोचने लगता है रियलिटी तो ये है कि हमारी पूरी लाइफ मास्टर पे ही डिपेंड करती है। मुझे एक दिन यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद पता चला कि इस वर्ल्ड में सप्लाई एंड फूड की कोई कमी नहीं है, और अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हें सिर्फ उसे सोचना होगा एंड वो तुम्हारी अलमारी या फिर ड्रॉअर में आ जाएगी। ऑफ कोर्स वो कोई वेपन्स वगैरह नहीं हो सकते जैसे गन्स। एंड ट्रेनिंग में भी काफी अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि 2 हीरोज अगर सेम रैंक के हैं बट फिर भी उनमें से एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हीरो होता है वो ट्रेनिंग अच्छे से करता है। वैसे ट्रेनिंग करने से तुम्हारे स्टैट्स या फिर लेवल तो नहीं बढ़ता, बट ट्रेनिंग करने से तुम्हें नई स्किल्स मिलती हैं एंड तुम्हारी एबिलिटीज वगैरह ज्यादा बढ़िया हो जाती हैं। एंड एक अच्छा मास्टर उनके हीरोज को 3 ग्रुप में डिवाइड करना ही सही समझेगा। फर्स्ट, मेंटेलिटी। मास्टर को उन हीरोज की कोई भी जरूरत नहीं है जो डंजन में जाते ही पैनिक कर जाते हैं, डरने लग जाते हैं। एंड सेकंड, स्किल्स। ज्यादातर हाई रैंक के हीरोज के पास अपने टैलेंट्स पहले से ही होते हैं, बट लो रैंक के हीरोज को अपने टैलेंट्स को उभारना होता है। एंड थर्ड ग्रुप, फिजिकलिटी। एंड इस ग्रुप में अच्छा बनने के लिए ही मैं ट्रेन कर रहा हूँ। एंड अब मुझे 3 दिन हो चुके हैं ट्रेन करते हुए एंड फाइनली मास्टर वापस आ चुके हैं। एंड मास्टर के लॉग इन करते ही हान के स्टैट्स दिखने लग जाते हैं एंड उसमें इसको 2 स्किल्स मिल जाती हैं। फर्स्ट, लो रैंक स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेकंड, लो रैंक शील्ड मैन्यूवर। एंड इन्हें देखकर हान थोड़ा सा अच्छा फील करता है एंड ये जेना से कहता है तैयार हो जाओ, मास्टर आ चुके हैं। एंड जेना पूछती है क्या मास्टर आ चुके हैं इतनी जल्दी? हान कहता है अरे ये जल्दी थोड़ी है, 3 दिन हो चुके हैं उनको यहाँ आए हुए। एंड वुतेवा आते ही सबसे पहले जो काम करता है वो है हीरोज को समन करना। एंड यहाँ पर 3 1-1 स्टार के हीरोज समन हो जाते हैं। एंड जैसा कि सबका रिएक्शन होता है, इन्हें भी नहीं पता कि कहाँ पर है। एंड जेना इनसे कहती है जल्दी करो, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। एंड भाई ये इसके सुनेंगे थोड़ी, ये तो यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड तभी वहाँ पे एजेल आती है और कहती है स्पेस एंड टाइम के बीच में जो क्रैक है उसे खुलने दो, यानी कि नॉर्मली कह रही है इस गेट को खुलने दो। और यहाँ पर इन 5 की पार्टी बन जाती है एंड ये दोनों यहाँ पे रेडी है फाइट करने के लिए। बट हान इन्हें देखकर सोचता है पिछली बार जो हीरोज वेपन लेके गए थे वो वेपन के साथ ही मर गए, तो हमारे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर ये फेरी के साथ शोर शराबा कर रहे होते हैं एंड जेना इन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट हान इसे रोकने से मना करता है। एंड फिर ये दोनों अंदर जाने लगते हैं और फेरी भी इन्हें लात गुजे मारकर अंदर भेज देती है। एंड फिर फेरी वहाँ से बाहर जाती है एंड ऐसे लुक के साथ कहती है मजे करना, वाह भाई डंजन में मजे करेंगे अब ये। एंड फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है फ्लोर 2 मिशन टाइप कॉन्क्वेस्ट गोल, यानी कि इन्हें एनिमी को मारना है। एंड यहाँ पर ये दोनों रेडी हैं और आगे आ चुके हैं वुल्फ लेवल 4, गोब्लिन लेवल 3, यानी कि फ्लोर 1 के मॉन्स्टर से थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर। एंड जैसा कि नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये दोनों डरे हुए हैं एंड इनके स्टैट 30% तक रिड्यूस कर दिए गए हैं। बट यहाँ पे जेना भी थोड़ी सी डर रही है एंड उसके स्टैट भी 30% तक डिक्रीज कर दिए गए हैं। एंड इस मैसेज को देखकर हान पूछता है क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? एंड हान के आवाज से डर जाती है एंड उस पर चिल्लाती है अरे मुझे ऐसे डराओगे क्या तुम? एंड हान कहता है जाओ वहाँ पे जो गॉब्लिन्स है तुम उनको मारो और यहाँ पे वुल्फ्स को मैं संभालूंगा। और फिर यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है कि जेना को अब डर नहीं लग रहा। एंड फिर वुल्फ्स आ जाते हैं अटैक करने के लिए। हान अपने स्वॉर्ड इसके मुंह में घुसेड़ देता है, बट फिर भी ये नहीं मरता बिकॉज एक तो वेपन से इनके पास ऐसे हैं एंड ऊपर से ये फ्लोर नंबर 2 है। बट फिर हान अपने स्वॉर्ड को घुमाता है जिससे ये मर जाता है एंड सेकंड उस पर अटैक कर देता है। ये उसे ब्लॉक कर उसे भी मार देता है। एंड जब ये जेना की तरफ देखता है तो जेना ने सभी गॉब्लिन्स को टपका दिया होता है। बट यहाँ पर जेना उनके मरने के बाद भी उनके लगातार तीर मार रही होती है एंड हान अगर इसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो मर चुके हैं, बस करो। एंड फिर नोटिफिकेशन आता है स्टेज क्लियर, हान और जेना का लेवल अप हुआ एंड MVP हान है। एंड फिर ये सभी लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं। एंड फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि अब हीरोज फ्लोर 2 से फ्लोर 3 पे जा रहे हैं। एंड नोटिफिकेशन आने के बाद वहाँ की जगह थोड़ी बहुत हिलने लगती है। एंड जब ये फ्लोर 3 पे आ जाते हैं तो हान सोचता है एक बेवकूफ मास्टर फ्लोर 3 पे आते ही सभी हीरोज को लड़ने के लिए भेज देगा, पर इस वक्त हमारी कंडीशन थोड़ी खराब है, तो मास्टर क्या करने वाले हो आप? बट वुतेवा इतना भी रेकलेस नहीं है एंड वो गेम से बाहर चला जाता है। एंड हान यहाँ पर थोड़ा सा शांत होता है एंड तभी वहाँ पर एजेल आके कहती है अरे अरे आज तो बहुत थक गए। एंड हान उसे कुछ ऐसे लुक के साथ कहता है पर सारा काम तो हमने किया, तो तुम कैसे थक गई? एंड फिर हान यहाँ पे सोचता है तो मास्टर हर एक दिन एक फ्लोर को क्लियर करते हैं, अगर वेटिंग रूम का टाइम यहाँ से 3 गुना स्लो है तो हमारे लिए मास्टर 3 दिन में वापस आएंगे। एंड फिर नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे हान के स्टैट्स होते हैं एंड इसकी इंटेलिजेंस को छोड़ के बाकी सभी चीजें थोड़ी थोड़ी ग्रो हो गई हैं। एंड ये देखकर हान सोचता है ये सभी चीजें जितनी ग्रो हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा ग्रोथ रेट 4 आता है। 4 का ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो है बट फिर भी मैं इंप्रूव तो कर रहा हूँ। और मास्टर को भी ये गेम थोड़ी बहुत समझ आने लगी है, वो भी हीरोज को रेकलेसली डंजन में नहीं भेज रहे हैं जैसा उन्होंने फ्लोर 1 पे किया था। एंड ये 2 बंदे जेना से यही पूछ रहे होते हैं कि ये कहाँ है एंड वगैरह वगैरह। एंड हान इन्हें देखकर सोचता है जो मेरी तरह एंड इनकी तरह 1 स्टार के हीरोज होते हैं वो नॉर्मल जनता होती है, बट हाई रैंक के हीरोज नॉर्मल नहीं होते। जैसा मैंने देखा था मोलमुत कार्ल जो कि एक 2 स्टार का हीरो था वो लड़ने के लिए रेडी था एंड एक मर्सिनरी था एंड शे भी लड़ने के लिए पूरी तैयार थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हाई रैंक के हीरोज यहाँ पे समन होते हैं उन्हें पहले से पता हो कि उन्हें यहाँ पे फाइट करनी है? एंड तभी वहाँ पे जेना आती है एंड हान से कहती है मैं थक गई उन्हें समझा कर, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते उन्हें समझा
समझाने में। एंड हान इसका लॉजिकल आंसर देता है, मैं उन बेवकूफों को समझाने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। एंड जेना यहाँ पर कहती है बट हमें उन्हें थोड़ा सा शांत करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। एंड हान इसका रिप्लाई देता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी ही चले जाएंगे। एंड फिर ये कहने के बाद हान मन में सोचता है वो डंजन में नहीं मरेंगे, बट अगर वो ऐसे बिहेवियर के रहे तो वो मर्जिंग से मरेंगे। एंड तभी वहाँ पर ये बंदा आकर हान से एक क्वेश्चन पूछने लगता है, बट हान उससे मुंह मोड़कर कहता है कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये सुनते ही ये बंदा हान का गला पकड़ लेता है, बट हान भी इसे एक अच्छा सा पंच देकर कहता है डंजन में जब हम लड़ रहे थे तो तुम पीछे खड़कर देख रहे थे, क्या तुम्हें नहीं लगता वो गलत था। यानी कि ऐसा कहकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें क्या करना है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ पे हान ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड वो सोचता है मैं आज भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एंड मैंने पहले थोड़ी बहुत नॉर्मल ट्रेनिंग की एंड फिर वेपन ट्रेनिंग। एंड वेपन ट्रेनिंग का इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखता है जब हमें हान के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि इसकी दोनों स्किल्स ही लेवल 2 पे अपग्रेड हो जाती हैं। एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो 3 नए बंदे आए थे वो ट्रेनिंग वगैरह करने नहीं आए एंड इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने कहीं और चले गए। बट वैसे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ टावर ही है। एंड फिर यहाँ पे जेना हान के ऊपर एरो चला रही होती है एंड हान उन्हें अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर रहा होता है, बट तभी उसके पैर पे एक एरो लग जाता है। एंड ये देखकर जेना थोड़ा सा घबराती है, बट हान कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इस वर्ल्ड में फिजिक्स थोड़ी सी अलग तरीके से काम करती है। इस वर्ल्ड में तुम्हारी हील होने की एबिलिटी एक्सट्रीमली फास्ट है। एंड ये एरो लगने की वजह से हान को एक नई एबिलिटी मिल जाती है, आई मीन स्किल मिल जाती है, पेन टॉलरेंस। एंड फिर हान दोबारा से ट्रेनिंग कंटिन्यू कर देता है एंड सोच रहा होता है मैं इस ट्रेनिंग में रुक नहीं सकता, चाहे मुझे कितना भी दर्द मिले। दर्द को मुझे ऐसे मानना है कि वो प्रूफ है मेरे जिंदा होने का। एंड फिर ये शील्ड की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है एंड इसने पहले सोर्ड की भी प्रैक्टिस की थी, इसलिए इसके पास एक और एबिलिटी आ जाती है। एंड ये स्किल हान की पहले जो 2 स्किल्स होती हैं उनके मर्ज होने से आती है, जो भी होती है लो रैंक स्वॉर्ड एंड शील्ड मैन्यूवर लेवल 3। एंड फिर 3 दिन बीत जाते हैं एंड फाइनली मास्टर वापस आ जाते हैं। और मास्टर के आते ही एज़ेल भी वापस आ जाती है एंड आते ही चिल्लाती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब मास्टर आ जाए तो स्कैर्स में आ जाया करो। एंड यहाँ पे जेना इस बार थोड़ी सी तैयार है लड़ने के लिए, बट ये लोग वैसे ही डर रहे हैं। एंड इस बार एज़ेल थोड़ी सी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है एंड इन्हें मारने तक लग जाती है एंड इन्हें वो मार मार के कुछ ऐसा बना देती है। एंड फिर चालू होता है फ्लोर 3, जिसमें वही मिशन होता है कि इन्हें ओपोनेंट को मारना है। एंड हान इन गॉब्लिन्स को देखकर कहता है जेना इस बार उनके पास ज्यादा तगड़े वेपन्स एंड गियर्स हैं, पर फिर भी तुम्हारी ट्रेनिंग याद रखना और ढंग से लड़ना। तो चलो शुरू करते हैं। एंड फिर ये लोग इन्हें मारने लग जाते हैं और कुछ टाइम के बाद स्टेज क्लियर हो जाता है एंड MVP जेना होती है। एंड जेना हान से कहती है शायद मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे काम करना है। हान कहता है वैसे ये फ्लोर थोड़ा इजी था, बट फिर भी तुमने अच्छा किया। एंड जेना इन तीनों की तरफ देखती है एंड कहती है शायद वो फाइट नहीं करने वाले। एंड हान जेना से कहता है उन्हें तुम भाड़ में जाने दो, मुझे भी उनके साथ एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर करके कोई मजा नहीं आता। वैसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मतलब अगर कोई हीरो डंजन को क्लियर करने के लिए लड़ता है तो उसे ये पॉइंट्स मिलते हैं। एंड फिर सिस्टम वुतेवा के पास एक टिप भेजता है जिसमें होता है कि जो भी हीरोज लड़ वगैरह नहीं रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत फाइट करवाने के लिए एंड उनकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए उन्हें ग्राइंड करवाना चाहिए। तो फ्लोर 1 क्या आप दोबारा से करना चाहेंगे? एंड वुतेवा उसके लिए अग्री हो जाता है, यानी कि ये दोबारा फ्लोर 1 पे जाएंगे एंड गॉब्लिन से फाइट करेंगे। एंड फिर फ्लोर 1 चालू हो जाता है दोबारा से। एंड जैसा कि ऑलरेडी पता ही था हान एंड जेना इन दोनों को मार देते हैं एंड इस बार भी MVP होते हैं जेना। एंड फिर वुतेवा के पास दोबारा टिप जाती है कि क्या आप फ्लोर 1 को दोबारा से ट्राई करना चाहेंगे, एंड वो इसके लिए भी अग्री होता है। एंड हान ये देखकर सोचता है तो अगर हम फ्लोर 1 को ज्यादा जल्दी क्लियर कर देंगे तो मास्टर इसे दोबारा करेंगे। एंड फिर ये दूसरी बार स्टेज क्लियर करते हैं जिसमें MVP हान होता है। एंड फिर इनका तगड़ा वाला ग्राइंड चालू हो जाता है जिसमें ये सेकंड फ्लोर को क्लियर करते हैं, थर्ड फ्लोर को क्लियर करते हैं। वैसे इस बार थर्ड फ्लोर की डिफिकल्टी 2 गुना ज्यादा होती है एंड थर्ड फ्लोर का MVP हान होता है। एंड थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के बाद ये दोनों थक जाते हैं एंड जेना कहती है अब मैं थक चुकी हूँ, क्या मास्टर दोबारा से फाइट करवाएंगे? हान कहता है क्या पता, बट वुतेवा इतना भी हर्टलेस नहीं है, वो इन्हें डंजन से बाहर निकाल लेता है। एंड ये वेटिंग रूम में आ जाते हैं एंड यहाँ पर जेना एंड हान बातचीत कर रहे होते हैं। जेना कहती है तो क्या वो तीनों कभी भी फाइट नहीं करेंगे? हान कहता है चाहे वो फाइट करें या ना करें, आज यहाँ पर उनका लास्ट दिन है। एंड जेना इससे कुछ समझते नहीं है एंड हान से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एंड हान कहता है कोई बात नहीं, जल्द ही समझ आ जाएगा। एंड फिर दुन दोबारा से मर्ज की प्रोसेस चालू होने लगती है एंड इस जगह के गेट्स खुलते हैं और इन तीनों को कोई आइडिया नहीं है कि ये जगह क्या है एंड क्यों है। एंड हान इन तीनों की तरफ देखते हुए सोचता है अगर ये तीनों इस ग्राइंड में कुछ कर लेते तो शायद ये बच जाते, बट इन्होंने अपना चांस गवा दिया। एंड फिर हमें इस पूरी जगह का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाता है। ये है वर्कशॉप एंड यहीं पे मर्जिंग सेंटर है और यहीं पे हान और बाकी सब खड़े हुए हैं। और वर्कशॉप के अंदर ही आती है आर्मरी, यानी कि जहाँ पर सभी वेपन्स वगैरह हैं। एंड फिर आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर में स्पेस एंड टाइम के बीच में क्रैक है, यानी कि नॉर्मल डोर्स हैं एंड इनके आर पार फ्लोर्स वगैरह होते हैं। और फिर आती है डॉर्मेट्री, यानी कि यहाँ पे ये रह वगैरह सकते हैं एंड बाकी सब। एंड फिर यहाँ पे है ट्रेनिंग सेंटर एंड ये है लैंडिंग पैड और ये है एल्केमी सेंटर यानी कि जहाँ पे हीरोज वगैरह समन होते हैं। एंड फिर यहाँ पे हमें दोबारा हान दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है उनके पास चांस थे बट उन्होंने मिस कर दिए। ये चीज गेम दिखाता तो नहीं है बट मास्टर को इसका आइडिया लग जाता है कि फाइट में कौन सा हीरो लड़ रहा है एंड कौन सा डर कर पीछे बैठा है। तो शायद मुझे पता है कि मर्जिंग के क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। एंड फिर वहाँ पे एज़ेल आती है एंड कहती है जेना और येल्सन मर्जिंग सेंटर के अंदर जाओ अभी। जेना थोड़ी घबरा रही होती है बट हान कहता है कोई दिक्कत नहीं है। एंड येल्सन हान से पूछता है कि अंदर क्या होगा, तो हान बताता है आज तक तुमने जो भी किया तुम्हें उसका फल मिलेगा। एंड ये सुनते ही ये बंदा पूरा घबरा जाता
जाता है एंड चिल्लाता है, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड एजल कहती है, ये तो सिर्फ तुम्हें लगता है। एंड यहाँ पे ये बंदा फालतू में नाटक वगैरह कर रहा होता है कि मैं नहीं जाऊंगा वगैरह वगैरह, बट एजल इसे मार कूट के अंदर भेज देती है। एंड फिर यहाँ पे मर्जिंग की प्रोसेस चालू होती है। एंड वैसे हमें पहले से ही पता था ये बंदा वैनिश होने लगता है एंड ये जेनो में मर्ज हो जाता है एंड मर्जिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड मर्जिंग से जेनो को एक स्किल मिलती है, आई ऑफ द थर्ड हॉक। एंड यहाँ पर जेनो बाहर आकर कहती है, मुझे कुछ नहीं समझ आया अंदर क्या हुआ, येल्सन एक रोशनी की तरह गायब हो गया। एंड जब वो हान के पास आती है तो हान कहता है, जो लोग भी इस दुनिया में यूजलेस होते हैं उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, तो अगली बारी मेरी है। तो देखते हैं कि इस बार तुम दोनों में से कौन सा जाएगा। एंड वहाँ पे एजल चिल्लाती है, हान और तो भी जल्दी करो और मर्जिंग सेंटर में जाओ। एंड ये है तो भी, एंड ये सुनकर ये काफी ज्यादा डर जाता है। एंड फिर ये दोनों मर्जिंग सेंटर में आ जाते हैं एंड ये पागल हंसते हंसते कहता है, अच्छा फाइनली तुम मुझे घर में भेजोगे। एंड हान इससे कहता है, ठीक है तुम अगर ये मानोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। एंड फिर मर्ज कंप्लीट हो जाता है एंड टोबी को हान में मर्ज कर दिया जाता है। एंड इससे हान का भी लेवल अप हो जाता है एंड उसे भी एक स्किल मिलती है जिसका नाम है कंपोजर। एंड फिर हान इस बंदे के पास से गुजरते हुए कहता है, इस बार तुम बच गए क्योंकि तुम लकी थे। एंड फिर जेनो थोड़ी बहुत चीजें समझ आने लगती है एंड वो हान से पूछती है, तो अगर मास्टर को लगेगा कि हम यूजलेस हैं तो हम उस कमरे में डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ पर हान इसका रिप्लाई करता है, हाँ ऐसा ही होगा, और वैसे तुम थोड़ा सैड लुक क्यों बना रही हो, वो बंदे यूजलेस थे, कोई काम के नहीं। बट यहाँ पर हान गलत है, जेनो उनके लिए सैड नहीं है बल्कि वो खुद डर रही है। एंड वो कहती है, तो क्या इसका मतलब है कि अगर मास्टर को कभी लगा कि मैं यूजलेस हूँ तो मैं डिसअपियर हो जाऊंगी। एंड हान इससे कहता है, वैसे भी जब हम हायर फ्लोर्स पे जाएंगे तो मॉन्स्टर्स और भी खतरनाक आएंगे और इस वर्ल्ड में मरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो चाहे बैटल में मरो या फिर मर्जिंग सेंटर में, तो इससे अच्छा है कि हम बैटल में यूजलेस ना ही बने। एंड जेना ये सुनकर थोड़ा काम होती है एंड आगे हान कहता है, अगर तुम इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहती हो तो तुम्हारे फादर जो भी कहते थे उस पे बिलीव करना, सही और अच्छे फ्रेंड्स बनाना। एंड फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हान ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड जेना उसके सामने झुक कर कहती है, मैं आपके गाइडेंस में काम करने के लिए तैयार हूँ। एंड हान पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तो जेना आगे कहती, तुमने कहा था कि मैं अगर इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहती हूँ तो मुझे सही फ्रेंड्स बनाने होंगे, तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ, प्लीज मुझे अपने पंखों में नीचे रखना। यानी ये फ्रेंडशिप वगैरह की बात कर रही है। एंड हान इसका रिप्लाई देता है, वैसे तुम्हें इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेन करते रहो और अच्छे से लड़ते रहो, अगर तुम ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। एंड तभी वहाँ पर ये बंदा आता है एंड कहता है, प्लीज मुझे भी ज्वाइन करने दो, जब आप फाइट कर रहे थे तो मैं पीछे बैठकर देख रहा था, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, बट अब और नहीं, मैं भी ट्रेन करना चाहता हूँ एंड उनसे फाइट करना चाहता हूँ। एंड हान इससे कहता है, तो हम तुम पे ट्रस्ट कैसे करें। एंड ये इसका रिप्लाई देता है, ट्रस्ट का तो मुझे पता नहीं, बट मैं आपके सामने भीख मांग सकता हूँ आपके साथ ट्रेन करने देने की, प्लीज। एंड जेना भी हान को कन्विंस करती है, इसलिए हान मान जाता है। एंड फिर ये बंदा एक स्पीयर उठाते हुए कहता है, तो तुम तो फाइट करना जानते हो बट मैं कुछ भी नहीं जानता। एंड हान इसका रिप्लाई देता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आने से पहले कुछ भी नहीं जानता था, वो तो बस मेरे अंदर डिटर्मिनेशन थी एंड प्रैक्टिस करने के बाद मैं लड़ना सीख गया, तो तुम भी सीख जाओगे। एंड ये स्पीयर को देखते हुए कहता है, तो ये एक स्पीयर है, मैंने ये इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, बल्कि मैंने तो स्पीयर देखा ही आज है, बस मैंने सुना था कि इसे यूज करना इजी होता है इसलिए मैंने उठा लिया। एंड फिर हान इससे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि लड़ने की 3 रेंजेस क्या होती हैं। एंड इसका रिप्लाई जेना देती है और कहती है, ओ हाँ मुझे पता है, फर्स्ट मिली यानी क्लोज रेंज और उसमें स्वॉर्ड काम आती है, सेकंड मीडियम रेंज जिसमें स्पीयर काम आता है, एंड थर्ड लॉन्ग रेंज जिसमें बो काम आता है। एंड हान स्पीयर ऊपर करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, और हम तीनों ने अलग अलग रेंजेस उठाई हैं, और जिन हीरोज के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता उन्हें ये अलग अलग रेंजेस को चूज करना चाहिए जिससे एक थर्डी फॉर्मेशन बन सकती है। तो वेट किसका है, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। एंड ये बंदा सुनकर थोड़ा सा घबराता है और कहता है, क्या फाइट, क्या तुम मुझे सिखाने नहीं वाले कि स्पीयर से कैसे फाइट करते हैं। एंड तभी हान आगे भागते हुए आता है और कहता है, क्या तुम्हें सिखाऊं कि स्पीयर को कैसे यूज करते, जबकि मैंने खुद ही आज पहली बार स्पीयर को पकड़ा है, मैंने स्वॉर्ड यूज करनी खुद से सीखी, तुम भी खुद से सीखोगे। एंड फिर इनकी फाइट चालू हो जाती है। एंड फाइट में ये बंदा अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड स्पीयर ऊपर उठाता है हान के मारने के लिए, बट हान उसके एक लात मारते हुए कहता है, याद रखना फाइट के दौरान कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। एंड लात इस बंदे काफी जोर से लगती है इसलिए बैठ जाता है। एंड हान कहता है, तो क्या इतना ही दम था तुम में, अगर मैं एक मॉन्स्टर होता तो तुम मर सकते थे। एंड जेना ये सब कुछ देखकर कहती है, क्या ये ज्यादा नहीं हो गया, उसका ये फर्स्ट दिन है ट्रेनिंग में। हान इसका रिप्लाई देता है, ये कोई ज्यादा नहीं है, अगर हम अपनी पार्टी में एक बोझ को कैरी करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उस बोझ को एक रियल हीरो में कन्वर्ट करना होगा। एंड फिर वो इस बंदे से पूछता है, तो बताओ क्या तुम्हारी कोई फैमिली है। एंड ये कहता है, हाँ मेरी एक छोटी बहन है। एंड फिर हान यहाँ पर कहता है, अच्छा तो तुम्हारी हालत मुझसे तो ठीक ही है, मेरे पास कोई भी नहीं है, याद रखो कि तुम्हारी एक बहन है, और क्या होगा कि अगर तुम कभी होम गई ही नहीं। एंड वो ऐसा कहते थे, उसकी गर्दन पे एक वुडन स्वॉर्ड रखता है। एंड आगे वो कहता है, अगर हम बैटल में एक मॉन्स्टर के हाथों मरे तो वो काफी ज्यादा पेनफुल होगा, तो बैटलफील्ड मर्जिंग सेंटर जैसी बिल्कुल नहीं होती, और अगर तुम ऐसी हालत में डंजन्स में जाओगे तो रहने दो। एंड इतनी सब मोटिवेशन की बातें सुनकर इस बंदे में भी जुनून आ जाता है। एंड ये देखकर हान थोड़ा हंसता है एंड कहता है, हाँ यही डिटर्मिनेशन चाहिए। एंड फिर इनका ये ट्रेनिंग वाला दिन खत्म हो जाता है। एंड हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर अब गेम में आ चुका है। वो आर्मरी की एक बिल्डिंग को सिलेक्ट करता है जिसका नाम होता है फोर्ज, एंड वो उसको 500 जेम्स में कंस्ट्रक्ट करता है। ये सब देखकर हान कहता है, थर्ड फ्लोर पे आने के बाद काफी ज्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं, और इवन अब तो फोर्ज भी आ गया है, तो एजल अगर तुम आसपास हो तो बाहर आओ। एंड उसी वक्त ही एजल
बाहर आ जाती है और कहती है अब तुम्हारी क्या दिक्कत है। एंड हान कहता है क्या तुम्हारा मूड हर वक्त ऐसे ही खराब रहता है। एंड इससे ये और भी चिढ़ जाती है। एंड हान आगे कहता है तो वूतिवा को जो टिप्स दे रहा है वो तुम ही होना, और अगर ऐसा तुम कर रही हो यानी कि तुम सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर सकती हो, और अगर तुम सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर सकती हो तो तुम इंटरनेट भी यूज कर सकती हो, है ना। एंड इस बार एजेल एक सही रिप्लाई दे देती है हाँ क्या करोगे तुम, मैं इंटरनेट को यूज कर सकती हूँ और इंटरनेट यूज करना मेरी एक हॉबी भी है। और हान आगे इससे कहते हैं तो तुमने वूतिवा को जो भी टिप्स दी जैसे कि 10 इक्विपमेंट को परचेज करना और फिर ट्रेनिंग सेंटर बनाना और फिर फोर्ज भी बनाना, तो शायद ये सब तुमने फोरम से ही दी। वैसे चीजें नहीं पता, फोरम का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे काफी सारे लोग ओपनली डिस्कशन कर सकते हैं। एंड एजेल हान से कहती है हाँ पर तुम्हें कैसे पता। एंड हान इसका रिप्लाई देता है पिक मी अप के ऑफिशियल फोरम एक काफी ज्यादा पॉपुलर पोस्ट है जिसमें ये सब टिप्स लिखी हुई है एंड वो मुझे पता ही होगी ना क्योंकि वो लोकी ने पोस्ट की है। एजेल इससे पूछती है तो क्या तुम लोकी को जानते हो। एंड हान इसका रिप्लाई देता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी एक पिक मी अप का यूजर हूँ। एंड यहाँ पे एजेल काफी ज्यादा ज्ञानी बनते हुए कहती है अच्छा तो तुम भी पिक मी अप के यूजर हो तो पक्का ही तुम कोई लो रैंक के प्लेयर होगे, बट तुम लोकी की बात कर रहे हो। लोकी तो मास्टर्स का भी मास्टर है, पिक मी अप का गॉड, और अगर उसके पास एक 7 स्टार का हीरो होता तो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे होता। एंड हान ये सब सुनकर इससे कहता है तो क्या तुम्हें पता है कि लोकी के बारे में स्पेशल क्या है। एजेल इसका रिप्लाई देती है हाँ मुझे पता है, लोकी की खासियत है कि वो इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल बना देता है। एंड हान कहता है तो तुम्हें पता है लोकी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है क्योंकि वो लोकी है। एंड एजेल इससे कहती है हाँ वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है क्योंकि वो लोकी है। एंड आगे ये कुछ कह रही होती है बट हान इसे वहीं पे टोकता है एंड कहता है मैं तुम्हें सच बताना तो नहीं चाहता बट कोई बात नहीं, रिवील करने का टाइम आ चुका है। एंड एजेल इसकी तरफ मुंह घुमाकर कहती है क्या क्या रिवील करना चाहती हो तुम। एंड हान कुछ ऐसे लुक के साथ कहता है मैं ही लोकी हूँ। एंड एजेल इस पर कहती है क्या तुम क्या कह रही हो, तुम कोई मजाक मजाक। एंड इतना ही कहती है और आगे हान कहता है अकाउंट नंबर है 466319113। तुम्हें पता ही होगा कि एक अकाउंट का नंबर उसके ओरिजिनल प्लेयर के पास ही होता है एंड वो पब्लिक नहीं होता, तो तुम चेक करके देख सकती हो कि ये मेरा ही अकाउंट है। एंड एजेल जब चेक करती है तो वहाँ पे एजेल को पता चल जाता है कि हान ही लोकी है। एंड फिर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाती है प्लीज मुझे आपका एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, अगर मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल जाएगा तो मैं रेग्ना लोकी में एक वीआईपी मेंबर बन सकती हूँ। एंड हान ऑटोग्राफ साइन करते हुए कहता है तुमने अभी कहा रेग्ना लोकी वो क्या होता है। एंड एजेल इसको बताती है रेग्ना लोकी की एक फैन कम्युनिटी है और अगर तुम्हें उस कम्युनिटी का वीआईपी मेंबर बनना है तो तुम्हें लोकी का एक ऑटोग्राफ चाहिए। एंड तभी वो रियलाइज करते हैं कि अब तक वो जिसे ऑर्डर दे रही थी वो लोकी ही था। एंड फिर हान कहता है पर अब तो तुम्हारा लोकी एक 1 स्टार का हीरो बन चुका है। एंड ऐसा सुनते ही एजेल भी एक चीज रियलाइज करती है एंड वो चिल्लाती है तो अगर तुम इस वर्ल्ड में हो तो निफ्लाइम को क्या होगा। एंड इस पर हान कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि निफ्लाइम क्या है। तो बेसिकली जो हान यानी कि लोकी का अकाउंट है उसका जो वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम यानी कि जहाँ पे सभी हीरोज रहते हैं उसका नाम है निफ्लाइम। एंड उस वेटिंग रूम में 13 फ्लोर्स हैं। एंड इतने फ्लोर इसलिए क्योंकि वहाँ पे 20,000 हीरोज हैं और वहाँ पे ज्यादातर फैसिलिटीज टॉप लेवल की है, लेवल 18 से लेकर लेवल 22 तक। एंड एजेल फिर चिल्लाती है तो अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारे 20,000 ट्रूप्स को क्या होगा। हान इसके रिप्लाई में कहता है अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता है तो मुझे वापस भेज दो। एंड एजेल भी लाइक मैं वही तो नहीं कर सकती। तो हान इस पर कहता है हाँ तुम नहीं कर सकती मुझे भी मालूम है, बट वो छोड़ो, जो इस वर्ल्ड का मास्टर है वो भी अर्थ का रहने वाले एक पर्सन है ना, और जो बाकी हीरोज यहाँ पे समन हुए हैं वो भी एआई नहीं है, वो रियल ह्यूमंस हैं। एंड एजेल इसका रिप्लाई करती है हाँ तुम सही हो, सभी हीरोज के ओरिजिनल वर्ल्ड थोड़े से अलग है बट वो सब ह्यूमंस ही हैं। एंड फिर हान सोचने लगता है मास्टर वुतिवा को ये नहीं पता है कि हम एक रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जैसा मैं समझता था वो भी ऐसे समझते हैं कि ये बस एक गेम है एंड वो इसे आराम से चिल मारते हुए खेलते हैं। एंड फिर वो एजेल से एक और क्वेश्चन पूछता है तो अगर मैं टावर के 100th फ्लोर पे पहुंच जाऊं तो क्या मैं अर्थ पे वापस जा सकता हूं। एंड इसके रिप्लाई में एजेल कहती है मैं उसके बारे में श्योर तो नहीं हूं। एंड देन हान सेकंड क्वेश्चन पूछता है तो ये बताओ मुझे यहाँ पर कौन लेके आया। एंड एजेल भी लाइक मैं इसका जवाब भी नहीं दे सकती। एंड एजेल इसे सॉरी भी कहती है, वैसे इतनी रिस्पेक्टफुल इसलिए हो रही है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि हान ही लोकी है। एंड फिर हान थर्ड क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हारे पास मास्टर की अथॉरिटी का कितना एक्सेस है। एंड इसका रिप्लाई एजेल कर सकती है एंड वो कहती है ओह इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, इस टाइम पे मैं मास्टर को टिप्स वगैरह दे सकती हूँ, फैसिलिटी को ओपन कर सकती हूँ एंड बंद भी कर सकती हूँ। एंड हीरो के जो एक्शन होते हैं यानी कि हीरो जो कर सकता है उनको मैं असिस्ट भी कर सकती हूँ। एंड फिर हान फोर्थ क्वेश्चन पूछता है तो जैसा कि ये वाला वेटिंग रूम है यानी कि जैसा ये वर्ल्ड है क्या वैसा ही दूसरे मास्टर्स का वर्ल्ड भी है। एंड एजेल इसका रिप्लाई देती है कोई छोटी मोटी चीजें तो डिफरेंट हो सकती हैं बट ज्यादातर वो सेम ही होते हैं। एंड फिर हान सोचता है तो इसका मतलब है कि इस वर्ल्ड जैसे 100 मिलियन वर्ल्ड्स और हैं। जो हमें बताया गया था वो था मोबियस समन, हमारे लिए मोबियस समन एक सिस्टम है। एंड हमें ये बताया गया था कि वो काउंटलेस नंबर ऑफ हीरोज को समन कर सकता है बट वो झूठ था। एंड फिर क्वांटम एआई, हमें बताया गया था क्वांटम एआई एक एआई है जो कि हीरोज पे काम करता है एंड उनकी इंटेलिजेंस को बिल्कुल ह्यूमन जैसा कर देता है, बट वो भी झूठ था क्योंकि सभी हीरोज रियल ह्यूमंस हैं। तो इसका मतलब है कि हम जिस गेम को एंड जिस सिस्टम को एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे उसमें रियल 100 मिलियन वर्ल्ड्स है
एंड रियल हीरोज हैं, तो ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक गेम का वर्ल्ड एक रियल दुनिया हो सकता है। एंड फिर वो एजेल से पूछता है, अगर तुम टावर को क्लाइंब करना चाहती हो तो मैं जब भी जो भी कहूँ अच्छे से सुनना एंड फॉलो करना। एंड एजेल काफी फनी रिएक्शन के साथ हाँ कह देती है। और फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे हान हमें समरी दे रहा होता है। अगर मैं सही बताऊं तो जेना एक जीनियस है, वो एक 1 स्टार है, बट फिर भी उसका ग्रोथ रेट काफी ज्यादा तगड़ा है। इसने कभी भी पहले कोई डैगर यूज नहीं किया था, बट जब वो यूज करने लगी तो उसे जल्द ही यूज करना सीख गई। बट दूसरी तरफ आयरन की प्रोग्रेस स्लो है, वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले बट उसमें टैलेंट नहीं है, जिससे वो ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं होता। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेना एंड आयरन फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली जेना ही जीतती है। एंड फिर यहाँ पे हान जेना को अपने साथ आने के लिए कहता है। एंड जेना इसके रिप्लाई में कहती है, तो तुम अपने नंबर 1 सबऑर्डिनेट को क्या कहना चाहते हो? एंड नंबर 1 सबऑर्डिनेट सुनते ही एजेल भी बाहर आ जाती है। एंड ये दोनों लड़ने लग जाते हैं कि हान की नंबर 1 सबऑर्डिनेट यानी कि नंबर 1 फ्रेंड कह सकते हैं वो कौन है। और यहाँ पे एजेल रिवील करने वाली होती है कि हान लोकी है, और तभी हान इसका मुंह पकड़ के बंद कर देता है। एंड ये सब देखकर हान सोचता है, अगर मैं इसे लोकी वाले सीक्रेट के बारे में ना बताता तो अच्छा रहता। एंड फिर ये तीनों वेयर हाउस के पास चले जाते हैं। एंड हान एजेल से कहता है, एजेल क्या तुम इस वेयर हाउस को खोल सकती हो? एजेल कहती है, हाँ क्यों नहीं। एंड फिर वो इस वेयर हाउस को खोल देती है। एंड हान उसमें से कुछ चीजें लेता है, एंड ये मटेरियल वेपन वगैरह बनाने काम आता है। एंड फिर ये सारा सामान लेकर फोर्ज की तरफ चले जाते हैं। एंड हान एजेल से कहता है, एजेल अब फोर्ज को खोलो। एंड एजेल यहाँ पे पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो? तो हान इसका रिप्लाई देता है, हम कब तक वही अपनी ओल्ड सोर्स वगैरह यूज करेंगे, हमें कुछ नया बनाने की जरूरत है। और फिर यहाँ पे हान फोर्ज की तरफ आते आते सोचता है, मुझे एजेल के साथ बात करने के बाद एक चीज पता चली कि मैं एक मास्टर एंड हीरो के बीच में मिक्स हूँ, क्योंकि मैं मास्टर की थोड़ी बहुत चीजें यूज कर सकता हूँ एंड हीरो तो हूँ ही मैं। और जैसे कि मैं एक मिक्स हूँ, तो जिस एरिया में सिर्फ मास्टर जा सकते हैं वहाँ मैं भी जा सकता हूँ। एंड फिर हान फौज में आ जाता है। एंड वो फौज के स्टैट्स देखता है, एंड इसके स्टैट काफी ज्यादा खराब है, जिससे ये कितनी भी कोशिश कर ले बट ये जो भी बनाएंगे वो थोड़ी कमजोर बनेगी। एंड फिर हान सोचता है कि इससे अच्छा तो वो वेपन्स को मैनुअली बना लेगा। एंड फिर ऑप्शन आता है कि अगर मैनुअली बनाना है तो आपको डिफिकल्टी सिलेक्ट करनी होगी, और जितनी हाई डिफिकल्टी होगी उतना अच्छा ही वेपन बनेगा। एंड हान यहाँ पे डिफिकल्टी सिलेक्ट कर लेता है एक्सट्रीम हेल। एंड एजेल यहाँ पे चिल्लाती है कि तुम क्या कर रही हो, बिकॉज हान ने काफी ज्यादा डिफिकल्टी ली होती है, जिसमें वेपन बनाना ही मुश्किल है। एंड फिर यहाँ पे ये ब्लू बॉक्सेस से आने लगते हैं। एंड ऊपर टाइम लिमिट आती है जो कि 3 मिनट होती है, यानी कि 3 मिनट के अंदर अंदर हान को एक वेपन बनाना होगा। एंड फिर हान जब चालू करता है तो वो कुछ ऐसी एक्सट्रीम स्पीड में वेपन बनाने लगता है। एंड ये देखकर एजेल चिल्लाती है, अरे अरे ये तो हैंड ऑफ द गॉड है, द लेजेंडरी 1000 हैंड्स, यानी कि इस टेक्निक का नाम ले रही है। एंड हान की इस टेक्निक यूज करने के कारण सुपर सक्सेस मिलती है। एंड फिर हान दोबारा से हैंड ऑफ द गॉड यूज करता है, जिससे वो 3 और चीजें बनाता है, स्पीयर, शील्ड एंड बो। एंड तीनों ही सी रैंक की होती हैं। एंड वैसे हान अपनी टेक्निक से इस रैंक से ऊपर रैंक की वेपन्स वगैरह बना सकता है, बट ये नहीं बना पा रहा बिकॉज यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी लो लेवल के हैं। एंड एजेल यहाँ पे इससे पूछती है, तो क्या तुम इतनी वेपन बनाओगे? हान इसका रिप्लाई देता है, अगर मैं इससे ज्यादा बनाऊंगा तो मास्टर चीजें नोटिस कर लेंगे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है फ्लोर 4, जहाँ पे जेना होती है। एंड इसका बो जाता है सीधा गॉब्लिन के सिर में। एंड फ्लोर 4 पे भी इन्हें सेम ही मिशन मिलता है, जिसमें इन्हें गॉब्लिन्स को मारना है। एंड हान यहाँ पर सोचता है, मास्टर थोड़े से हार्श हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लोर 4 को क्लियर करने के लिए सिर्फ हम तीनों को ही भेजा है, और इस बार फ्लोर 4 पे एक नया एनिमी आया है, यानी कि नए क्रिएचर्स आए हैं जो है हार्पीज। एंड फिर ये अपनी फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आयरन थोड़ा सा डरने लग जाता है। एंड फिर वही फियर वाला नोटिफिकेशन आता है। एंड फिर जेना इसके अच्छा सा थप्पड़ दर देती है और चिल्लाती भी है, अगर तुम दोबारा से ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे, क्या तुम मरना चाहते हो? एंड फिर आयरन भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, वो अब डर नहीं रहा। एंड फाइनली स्टेज क्लियर हो जाता है, जिसमें आयरन का भी लेवल अप हुआ है एंड MVP हान है। एंड ये रहे वूतेवा को मिलने वाले थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स। एंड फाइट के बाद आयरन का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। एंड वो हान की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने फाइट में ज्यादा कुछ नहीं किया, तो क्या मैं मरने वाला हूँ? बट नहीं, ये नहीं मरने वाला, बिकॉज वूतेवा ने इसको देख लिया कि ये कितनी अच्छे से लड़ रहा था एंड इसको फेवरेट्स में रजिस्टर कर लिया। और वैसे अगर मैंने पहले कभी नहीं बताया तो बता देता हूँ, हान एंड जेना भी मास्टर के फेवरेट्स में है। एंड अब ये तीनों बन चुके हैं वूतेवा के फेवरेट हीरोज। एंड तभी आयरन को कुछ ज्यादा खुशी हो जाती है, इसलिए ये चिल्लाता है, ये मैं फाइनली जिंदा हूँ। एंड ये देखकर जेना हान से कहती है, तो कैसा लग रहा है तुम्हारे सबऑर्डिनेट को हैप्पी देखकर? एंड हान इसके रिप्लाई में कहता है, क्या सबऑर्डिनेट्स? एंड वो ऐसे हंसकर वहाँ से जाने लगता है। एंड सोचता है, क्या सबऑर्डिनेट्स? अगर सबऑर्डिनेट्स की बात करें तो सीरीज जो कि नेफ्लाइम से है वो मेरी नंबर 1 सबऑर्डिनेट हो गई। जो नेफ्लाइम की पार्टी 1 है उसमें 5 मेंबर्स हैं, सभी 6 स्टार पे हैं एंड लेवल 99। एंड वो 5 कोर आइटम से बने हुए हैं जो मैंने खुद से क्राफ्ट किए हैं। शायद फ्यूचर में जैसे जैसे मैं टावर को क्लाइंब करता रहूंगा मैं उनमें से किसी एक से मिल भी जाऊंगा। तो जबकि मैं नेफ्लाइम को विजिट नहीं कर पाऊंगा तो उसकी सब मास्टर सीरीज उसका ध्यान रख लेगी, और अगर कुछ हुआ भी तो यूलनेट भी वहीं पे ही है। एंड वो इतनी स्मार्ट है कि ये बिलीव भी नहीं कर सकते कि वो AI है।
बट ये तो मैं पहले सोचता था, अब तो मुझे पता है कि वो एआई नहीं रियल ह्यूमंस हैं। एंड फिर हमें यहाँ पे निफ्लाइम दिखाया जाता है एंड वहाँ पे हमें उसका टॉप फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पे होती है सीरिस एंड यूलनेट। एंड यूलनेट यहाँ पे सीरीज से पूछती है, सीरीज क्या तुम सच में जाने वाली हो? सीरीज इसका रिप्लाई देती है, यूलनेट तुम्हें पता है ना कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे जाना ही होगा। एंड यूलनेट इस पर कहती है, तो ठीक है, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे हाथों में रखती हूँ। एंड फिर यहाँ पर सीरीज कहती है, और मैं मास्टर के बारे में पता करने की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ती हूँ। एंड फिर हमें दोबारा वोतेवा का वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी डॉर्मेट्री लेवल 2 की हो जाती है। एंड फाइनली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बन जाता है जहाँ पर अब हीरोज अच्छा खाना खा पाएंगे। एंड ट्रेनिंग सेंटर भी लेवल 2 का हो चुका है और जो लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे वो अब पहले से थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। और जो आर्मरी की 3 बिल्डिंग्स थी, फोर्ज, वुड वर्किंग शॉप एंड प्रोसेसिंग शॉप, वो तीनों अब मर्ज हो चुके हैं एंड बन चुके हैं इक्विपमेंट फैक्ट्री। एंड स्क्वायर भी अब लेवल 2 का है। एंड इतने चेंजेस को देखने के बाद जैना कहती है, अरे रे 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 क्या हो गया ये सब? एंड हान इस पर कहता है, मास्टर ने अपना वॉलेट खोला था इसलिए वो इतना सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं और अब चीजें हो रही हैं इंटरेस्टिंग। एंड फिर वो सोचता है अब जैसे जैसे हम टावर को क्लाइंब करते जाएंगे वेटिंग रूम वैसे वैसे और भी अच्छा होता जाएगा। वोतेवा का एक फिक्स्ड लॉगिन स्केड्यूल है, यानी कि वो कोई जॉब करने वाले पर्सन हो सकते हैं एंड वो इस गेम को सीरियसली ले रहे हैं एंड इस पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। एंड एजल अपने हाथ में काफी सारा गोल्ड एंड जेम्स लेकर कहती है, हमें कोई पुअर स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कि हमारा मास्टर हो। उन्होंने इवन 65,000 वॉन का एक नया पैकेज भी खरीदा है। एंड हान ऐसा सुनकर सोचता है, पिक में अब दूसरे गेम से अलग है, ये फ्री में किसी को जेम्स नहीं देता, तो ये गेम वाले उन मास्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो कि इस गेम पे पैसा खर्च कर सकते हैं। एंड तभी एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है, मास्टर अब 10 बार कंसेक्यूटिव समनिंग करेंगे, यानी कि 10 हीरोज को और समन करेंगे। एंड फिर समनिंग चालू हो जाती है। एंड ये समनिंग देखते देखते हान सोचता है, हीरोज को समन करने के 2 रास्ते हैं। पहला नॉर्मल समनिंग जो कि गोल्ड को यूज करके होती है एंड दूसरा हाई रैंक समनिंग जो कि जेम्स को यूज करके होती है। एंड जैसा कि पता चल ही रहा है, जेम्स वाली समनिंग में ज्यादा हाई रैंक के हीरोज समन होते हैं कंपेयर टू गोल्ड। एंड यहाँ पे मास्टर ने एक नॉर्मल समनिंग की होती है जिसमें 10 हीरो समन होते हैं एक स्टार के। एंड तभी हान उनमें से एक बंदे के गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है, तुम यही सोच रहे होगे कि ये जगह क्या है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम यहाँ पे खुद से रह सकते हो एंड किसी पर बोझ नहीं बनोगे। एंड तभी वहाँ पे एजल आ जाती है और चिल्लाती है, अगर तुम सब में से कोई कारपेंटर है तो वहाँ पे जाओ, और क्या तुम में से कोई ब्लैकस्मिथ है या फिर टैनर या फिर कुक, हमें सबकी जरूरत है, जल्दी जल्दी काम पर लगो। एंड जेना यहाँ पर हान से पूछती है कि ये एजल क्या कुछ कह रही है, तो हान इसका रिप्लाई देता है, एजल सबके रोल्स को सिलेक्ट कर रही है, अब हमारे पास काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, तो उन्हें संभालने के लिए एंड यूज करने के लिए भी हमें जने चाहिए, तो ये वैसे सबको काम पर लगा रही है। एंड फिर वोतेवा एक और पार्टी बना लेता है जिसमें जीड, हानसन, जॉन एंड टेडी होते हैं। एंड हान ये पार्टी को बनता देख सोचता है, अब मास्टर वोतेवा उन लोगों को निकाल रहे हैं जो कि ट्रैश हैं, तो इसीलिए ही वो इनको फर्स्ट फ्लोर के डंजन में भेज रहे हैं ताकि इनमें से जो भी ट्रैश है जो कि फर्स्ट फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर सकता वो मर जाए एंड जो रियल फाइटर्स हैं फाइट कर सकते हैं वो बच जाएं। एंड फिर यहाँ पे इस पार्टी में से 2 लोग मर जाते हैं बट 2 लोग बचते हैं, जीड एंड हानसन। वैसे इन दोनों का नाम याद रखना, आगे आएंगे। एंड फिर 4 जनों की एक और पार्टी बन जाती है और यहाँ पर ये चारों डर रहे होते हैं, बट तभी आरन आगे आता है और चिल्लाता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड एजल पहले तो इसे मना करती है बट फिर हान कहता है, एजल मास्टर को टिप भेजो कि आरन इस पार्टी को ज्वाइन कर ले। एंड फिर यहाँ पे आरन को एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है इस पार्टी को ज्वाइन करने की। एंड जब आरन जा रहा होता है तो हान इससे कहता है, आरन दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है बट ज्यादा भी नहीं, यानी कि इससे वो ऐसा कह रहा है कि उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेने देना, बस खुद ही मत मार देना सबको। एंड यहाँ पर जना अंगड़ाई लेती लेती कहती है, अरे मैं बस घर पे जाना चाहती हूँ एंड अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, यहाँ पे पोटैटोस खा के बोर हो गई। एंड हान ये देखकर सोचता है, थोड़ा सा समझो चीजों को जना, आज के दिन आसमान क्लियर है, यानी कि मास्टर हमें देख रहा है जैसे कि एक गॉड वर्ल्ड को देखता है। एंड फिर मास्टर के मोबाइल पे मैसेज आती, जेना एंड हान को थोड़ा अच्छा फूड चाहिए। एंड फिर ये डंजन से बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पे कोई भी नहीं मरता। एंड हान पूछता है, तो तुमने कितने को मारा आरन? एंड आरन रिप्लाई देता है, मैंने सिर्फ एक को मारा। एंड हान इसके रिप्लाई में कहता है, तो तुम समझ गए थे मैं क्या कहना चाहता था। एंड फिर इनका खाने का टाइम हो जाता है जहाँ पे जेना एंड आरन डिमांड्स बनाने लगते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है। एंड ये देखकर हान कहता है, तुम्हें याद है ना कि अगर तुम ऐसे बिहेवियर करोगे तो तुम मर सकते हो। बट इन्हें खाने को क्या मिलता है? पोटैटोस। एंड इन्हें दोबारा से पोटैटोस इसलिए मिले हैं क्योंकि इन्होंने जिस बंदे को एज अ कुक सिलेक्ट किया था उसे खाना बनाना ही नहीं आता। एंड हान भी देख लेता है कि इसके स्टैट्स में इसके पास कोई भी स्किल नहीं है कुक वाली। एंड फिर वो बाकी लोगों की तरफ देखता है कि किसी के पास कुकिंग स्किल है या नहीं। एंड वहाँ पे एक लड़की होती है क्लोए एंड उसके पास है कुकिंग स्किल, तो हान कुक बना देता है क्लोए को। वैसे जैसा पिछले एपिसोड में हान ने कहा था, वो मास्टर एंड हीरो के बीच में मिक्स है, इसलिए वो मास्टर वाली चीजें भी कर सकता है, इसलिए वो कुक को चेंज कर सकता है। एंड फिर वो इस बंदे को जो कि पहले एक फेक कुक बन के बैठा था उसे कहता है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि तुम कुकिंग में अच्छे हो, और अगर तुमने आगे झूठ बोला तो सोच लेना। एंड फिर कोई इन्हें 36 भोग के पकवान बना के दे देती है। एंड फिर जेना इसे आराम से एंजॉय करती है। एंड हान कहता है, जब तक हम खा रहे हैं सुन लो अच्छे से, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा।
एंड जो भी मैं कहूँ वो नए हीरोज को बता देना जो कि फ्यूचर में समन होंगे। एंड हान इन्हें सब कुछ बता देता है कि इन्हें अब फाइट करनी होगी। एंड आगे ये बंदा कहता है तो क्या क्लोए और मैं कोई अलग काम करेंगे फाइटिंग को छोड़कर? एंड हान इसका रिप्लाई देता है इनोच एंड क्लोए, यही ना तुम्हारा नाम? इनोच तुम कारपेंटर हो एंड क्लोए तुम हो कुक, तो तुम फाइट नहीं करोगे बट अपना अपना काम करोगे। एंड यहाँ पर ये पहले वाला बंदा दोबारा से फाइटिंग करने से बचने के लिए कहता है अरे मैं कारपेंटर का काम भी कर सकता हूँ। एंड इस पर हान कहता है अगर तुम जो भी कह रहे हो वो एक झूठ निकला तो तुम हम सब में से सबसे पहले मर जाओगे। ये सच है कि जो लोग लड़ाई नहीं करते और बाकी काम करते हैं वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट फिर भी बाकी काम के स्पॉट्स भी लिमिटेड हैं। तो अगर तुमसे कोई अच्छा कुक या कारपेंटर वगैरह आया तो तुम्हें डंजन्स में जाना होगा फाइट करने के लिए। तो हम तो फाइट कर ही रहे हैं बट तुम्हें भी फाइट करनी होगी एंड ये हमेशा याद रखना। तो तुम में से जो भी फाइट करना चाहते हैं वैसे करनी सबको होगी, बट फिर भी जो खुद से फाइट करना चाहता है वो कल आ जाना ट्रेनिंग ग्राउंड में, बिकॉज बिना ट्रेनिंग के फाइट करना बेवकूफी है। एंड फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों जीड, हानसन एंड डीका जो कि तीनों टीनेजर्स हैं एंड ये ट्रेनिंग करने आए हैं। एंड हान इन्हें देखकर कहता है तो मैंने बोला तो सबको था बट आए तुम तीनों हो, चलो कोई बात नहीं। एंड फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे हान की एंड इनकी फाइट होने लगती है। एंड यहाँ पर हान इनको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है एंड वो इनके मारते मारते सोचता है इन तीनों से मेरे स्टैट्स लगभग 7 या 8 पॉइंट्स तो हायर हैं। एंड जेना लो क्लास आर्चरी में लेवल 5 पे पहुंच चुकी है और जेना की नई स्किल लो क्लास नाइफ वर्क में भी वो लेवल 2 पे आ चुकी है। एंड आरन स्पीयर मास्टरी में लेवल 2 पे पहुंच चुका है बट उसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो है। वो ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले आता है एंड सबसे लास्ट में जाता है, बट फिर भी उसके पास कोई भी नई स्किल्स नहीं आ रही। और जो 3 बच्चे मेरे सामने हैं इन तीनों को स्पोर्ट्समैनशिप लेवल 1 स्किल मिल चुकी है। एंड ये तीनों वैसे आपस में काफी क्लोज भी आ चुके हैं इमोशनली। एंड इनकी फाइट खत्म हो जाती है तो ये बच्चे हान से कहते हैं सर आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड हान इसका रिप्लाई देता है क्योंकि मेरा लेवल तुमसे ज्यादा है। एंड ये लेवल से कुछ समझते नहीं है बट हान कहता है कोई बात नहीं तुम्हें पता चल जाएगा। एंड फिर कुछ टाइम बाद वोतेवा दोबारा से 10 हीरोज को समन करता है एंड इस बार आरन और वो तीनों बच्चे इन हीरोज को सारी चीजें समझा देते हैं कि इन्हें फाइट करनी है। और जब मास्टर ने ट्रैश को निकाला डंजन लेवल 1 में भेज के तो उनमें से सिर्फ एक बंदा मरा एंड 9 सर्वाइव कर गई। तो जेना इन सब हीरोज को देखकर हान से कहती है तो यहाँ पर काफी सारे लोग आ रहे हैं। हान इसका रिप्लाई देता है ये तो शुरुआत है, यहाँ पे और भी लोग आएंगे। एंड जेना यहाँ पे हान से क्वेश्चन पूछती है बट मास्टर 5th फ्लोर पे क्यों नहीं जा रहे? हान इसका रिप्लाई देता है तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके पीछे भी एक कारण है। एंड फिर वो मन में सोचता है मास्टर इस वक्त 5th फ्लोर पे ना जाकर काफी सही कर रहे हैं क्योंकि इस टावर में हर 5 फ्लोर के बाद डिफिकल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 1 to 5 5th लेवल पे तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड डिफिकल्टी मिलेगी एंड 6 to 10 10th लेवल पे काफी ज्यादा हार्ड। और अगर सही चीज बताऊं तो शायद 5th फ्लोर पे तो मैं भी सर्वाइव ना करूं। तो अब के लिए मैं जेना को ये सब कुछ नहीं बताना चाहता कि हम में से कितने लोग मरेंगे एंड ये जगह कितनी नरक बनती जाएगी। एंड फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पे चल रहा है फ्लोर 4। एंड यहाँ पे फाइनली ये तीनों भी बैटल में आ चुके हैं एंड इन्होंने थोड़े बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं एंड हान एंड जेनो को भी अच्छे कपड़े मिल गए हैं क्योंकि मास्टर ने डोरमेट्री को अपग्रेड किया है। एंड इस फाइट में ये तीनों फाइट करने वाले हैं और हान पीछे देखकर इन्हें एनालाइज करेगा और इन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे फाइट करनी है। एंड फिर ये फाइट करने लगते हैं एंड हान इन्हें फाइट करता देख चिल्लाता है बिल्कुल सही, तुम जैसे फाइट कर रहे हो वो एक फॉर्मेशन कहलाती है, वीक की फॉर्मेशन। वीक्स के पास अपना ही एक स्टाइल होता है फाइट करने का एंड तुम उसे यूज कर रहे हो। और इस डंजन का सबसे बड़ा रूल तुम्हें हमेशा फॉर्मेशंस में एंड एज अ टीम फाइट करनी है, ना कि एक इंडिविजुअल बंदे की तरह। एंड फाइनली ये स्टेज क्लियर हो जाता है जिसमें हान पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसकी एमवीपी जेना होती है एंड वोतेवा को ये रिवॉर्ड मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जीड एंड हानसन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड फिर जब ये डंजन से बाहर आ जाते हैं तो डीक इनके पास आकर कहता है तो कैसा लगा फाइट करके? एंड जीड भी लाइक अरे अरे बहुत मजा आया। एंड फिर हमें हान यहाँ के सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अब पिक मी अप को मास्टर वोतेवा और भी ज्यादा खेलने लगे हैं। जब हमने 10 हीरोज को दूसरी बार समन किया था तो हमें वहाँ से ब्लैक स्मिथ और टैनर भी मिल गया। तो हमारे इक्विपमेंट फैक्ट्री को चलाने के लिए हमारे पास बंदे थे, इसलिए हमने उसे चालू कर दिया। एंड उस फैक्ट्री से हमें ज्यादातर ई रैंक की सोड एंड शील्ड ही मिलती थी, बट वो तो सिर्फ नए हीरोज के लिए थी। जो मेन पार्टी थी पार्टी 1 यानी कि जिसमें हम तीनों आते हैं, उस पार्टी को स्पेशल वेपन दिए जाते थे। एंड फिर मर्ज का टाइम आया जहाँ पे 3 हीरोज को सैक्रिफाइस कर दिया गया क्योंकि वो ना ही तो कभी ट्रेनिंग में आते थे एंड ना ही उनके पास नॉन कॉम्बैट कोई स्किल थी। एंड फिर कुछ दिन और बीत गए और समय आ गया एंड इस बार जीड एंड हानसन इस पार्टी 1 में है एंड ये जा रहे हैं 5th फ्लोर पे। एंड फिर ये 5th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, बट ये उन डंजन से जो कि 1 to 4th फ्लोर पे थे उनसे बिल्कुल अलग होता है एंड ये है एक पूरी की पूरी सिटी। एंड यहाँ पर आरन हान से कहता है सर यहाँ पे कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है? एंड हान इसका रिप्लाई देता है वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए हमें सिटी के सेंटर में चलना चाहिए और सिचुएशन को समझना चाहिए। एंड हान इस सिटी को देखकर सोचता है इस सिटी में कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं है और ना ही कोई मॉन्स्टर, तो हमें 5th फ्लोर के मिशन में
मॉन्स्टर को तो नहीं मारना है। एंड तभी जीड चिल्लाता है क्योंकि उसे एक कंकाल दिख जाता है। एंड आरन और जेना इस जगह को देखकर कह रहे होते हैं ये कैसी जगह है, यहाँ पर ब्लड है, स्केलेटन्स है, हमने 4th फ्लोर तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। एंड इस पर हान कहता है तुमने 4th फ्लोर तक जो भी देखा है वो तो सिर्फ वार्म अप था, असली गेम तो अब शुरू होगा। तो जेना क्या तुम उस टावर पे चढ़ सकती हो? एंड ऐसा कहते ही जेना उस टावर पे चढ़ जाती है एंड आसपास की चीजें देखने लगती है। एंड वो बताती है आसपास मुझे सिटी वगैरह दिख रही है और शायद मेरी आंखें ढंग से काम नहीं कर रही क्योंकि मुझे दिख रहा है। एंड आरन कहता है क्या दिख रहा है जेना? एंड जेना कहती है क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे सिटी के बाहर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स दिख रहे हैं और शायद वो इसी तरफ आ रहे हैं। हान पूछता है कि कितने? एंड जेना कहती है गॉब्लिन्स का नंबर लाखों में है। एंड तभी हान के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि 5th फ्लोर पे इनका क्या टास्क है। एंड इसका मिशन है कि इन्हें फ्लोर 5 को सर्वाइव करना है, यानी कि ये गॉब्लिन्स इनके ऊपर अटैक करेंगे एंड इन्हें इनसे बचना है। एंड हान फिर जेना को नीचे आने के लिए कहता है। एंड आरन यहाँ पर कहता है सर हम लाखों गॉब्लिन्स को कैसे मारेंगे? हान इसका रिप्लाई देता है हमें उन्हें मारना नहीं है, हमारा मिशन है सर्वाइवल। बस हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा एंड हमें उतने टाइम तक उन गॉब्लिन्स के अगेंस्ट सर्वाइव करना है। एंड फिर वो बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन गॉब्लिन्स से छुप पाए, बट वो ऐसा नहीं कर सकते। एंड ये भागते भागते कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे ये अपनी फॉर्मेशन सेट कर सके एंड इन गॉब्लिन्स से फाइट कर सके। एंड वहाँ पर आरन हान से पूछता है तो सर हमें इनके अगेंस्ट कितना टाइम तक सर्वाइव करना है? हान इसका रिप्लाई देता है सिर्फ 10 मिनट। हम जब उनके अगेंस्ट फाइट करने लग जाएंगे तो हमें सिर्फ 10 मिनट तक उनको होल्ड करके रखना है। एंड फिर हमें रियल टाइम दिखाया जाता है जो कि होता है 30 मिनट। एंड हान उनसे झूठ इसलिए कहता है एंड मोटिवेट हो सके कि उन्हें 10 मिनट तक सर्वाइव करना है तो वो इजीली कर लेंगे। एंड फिर वो भाग ही रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हान सोचता है लोअर फ्लोर्स पे जो सर्वाइवल के मिशन आते हैं वहाँ पे सिर्फ 9% का चांस होता है कि हीरोज वहाँ से जिंदा वापस आए। हायर फ्लोर्स पे सर्वाइवल मिशन इजी होते हैं बट लोअर फ्लोर पे वो नहीं होते। एंड लोअर फ्लोर वाले सर्वाइवल मिशंस को कहा जाता है हीरो ग्राइंडर्स। एंड वैसे ये नाम बिल्कुल सही है हीरो ग्राइंडर्स, क्योंकि आगे हमें इस सीरीज में पता चल जाएगा कि इन्हें कितनी गदर फाइट करनी होगी। एंड फिर वो एक स्ट्रीट में चले जाते हैं एंड अपनी फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हान कहता है गॉब्लिन्स का यहाँ आने का रास्ता काफी पतला है तो वो काफी कम करके आएंगे, इसलिए हम उन्हें इजिली मार सकते हैं। मैं लेफ्ट वाली साइड ले लूंगा, आरन तुम राइट वाली साइड लेना। एंड जो बची हुई साइड है थर्ड साइड वो लेंगे जीड एंड हानसन। और जीड एंड हानसन तुम दोनों शिफ्ट्स लेना, यानी कि एक फाइट करेगा तो एक रेस्ट करेगा। और जेना तुम हम सबके बीच में रहोगी और तुम्हें तब तक फाइट नहीं करनी है जब तक मैं ना कहूँ। एंड ये सब अपनी फॉर्मेशंस के लिए मान जाते हैं। एंड फिर आगे हान कहता है चलो जल्दी करो, वो गॉब्लिन्स हम तक ज्यादा इजीली ना आ पाए इसलिए हम थोड़ी सी उनके लिए रुकावटें बनाएंगे। और याद रखना अगर गॉब्लिन्स हम में से एक को भी पार कर गए तो हम सब मर जाएंगे। एंड फिर ये सब उन गॉब्लिन्स के लिए रुकावटें बनाने लग जाते हैं। एंड हान टाइमर को देखते हुए सोचता है 30 मिनट। टावर के अंदर जो टाइम होता है वो अर्थ के बराबर ही होता है, ना कि वेटिंग रूम जैसे स्लो। और टाइम तभी स्टार्ट हो जाएगा जब हम गॉब्लिन से फाइट करने लगेंगे। एंड तभी उन्हें सूंघता एक गॉब्लिन वहाँ आ जाता है। एंड ये गॉब्लिन इनकी तरफ देखता है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। एंड गॉब्लिन सीधा अटैक करता है हान पे। एंड हान चिल्लाता है डैम इट, हमने तो अभी इनके लिए रुकावटें बनाई तक नहीं दी। एंड वो ऐसा कहते कहते उस एक को तो मार देता है बट पीछे से और भी ज्यादा गॉब्लिन्स आ जाते हैं। एंड हान सब पर चिल्लाता है जल्दी करो और डेड बॉडी को यूज करके एक वॉल बनाओ। बट वो वॉल बनाए कब, क्योंकि गॉब्लिन्स उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर ये सब अपनी फॉर्मेशन में खड़े हैं जो कि हान ने बताई थी। एंड हान फाइट करता करता सोचता है हम वही सेम पैटर्न यूज करेंगे, पहले करो डिफेंड एंड फिर अटैक। एंड ये फाइट करते करते आरन चिल्लाता है सर हमें इन्हें सिर्फ 10 मिनट तक रोक के रखना है ना? एंड हान इसका रिप्लाई देते हैं हाँ सिर्फ 10 मिनट, मैंने तुमसे आज तक झूठ नहीं बोला तो आज भी नहीं बोलूंगा। एंड फिर हमें टाइमर दिखाया जाता है जब 26 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स बचे होते हैं। एंड इनकी यहाँ पे लगातार फाइट चल रही है। एंड हान चिल्लाता है जीड हानसन के साथ स्विच करो। एंड जीड यहाँ पे जो कि लगातार लड़ रहा होता है वो कहता है नहीं सर मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। बट इसकी रिप्लाई में हान चिल्लाता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। एंड फिर जीड इसके लिए अग्री हो जाता है। एंड जीड की पोजीशन पे हान आ जाता है। एंड जीड को देखकर हान सोचता है उनका स्टेमिना इतना नहीं है कि वो इनके अगेंस्ट होल्ड कर पाए। पहली बात उनका लेवल लो है एंड दूसरी बात उन्हें टेक्निक भी यूज करनी नहीं आती। उन्हें यहाँ पर सिर्फ एक हिट में एक गॉब्लिन को खत्म करना है बट वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें टेक्निक नहीं यूज करनी आती। एंड इसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ ओवर यूज हो रही है जिससे वो जल्दी थक रहे हैं। एंड हान फिर यहाँ पे सबको मोटिवेट करने के लिए चिल्लाता है ये गॉब्लिन्स कुछ भी नहीं है, जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे वीकलिंग्स देखे थे वो यही है, तो इन्हें इजीली मार सकते हैं हम। बट रियलिटी में हान सोचता है चाहे ये कितने भी वीक्स हो बट इनका नंबर बहुत ज्यादा है जिसे हम डिफीट नहीं कर सकते। एंड फिर वो जीड को हानसन से दोबारा स्विच करने के लिए कहता है। एंड जीड आगे आ जाता है बट हानसन मान जाते क्योंकि उसे पता है कि हान के ऑर्डर सिंह मानने हैं। एंड जीड यहाँ पर काफी थका हुआ है इसलिए हान जेना को भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है बट उसे एरोस को सेव करने के लिए कहता है, इसलिए जेना एक बार शूट करती है एंड फिर एरोस को दोबारा बाहर निकाल लेती है। एंड आरन दोबारा से पूछता है सर आपने तो कहा था कि हमें सिर्फ इन्हें 10 मिनट तक रोक के रखना है। एंड हान यहाँ पे दोबारा से झूठ बोलता है इन्हें मोटिवेट करने के लिए, अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट की बात और है। एंड जेना एक बार के लिए जीड की हेल्प करना छोड़ देती है क्योंकि वो तीर अपने बाहर निकाल रही होती है। बट तभी एक गॉब्लिन जीड को एक क्रिटिकल हिट दे देता है जिससे एक नोटिफिकेशन आता है कि जीड ब्लीडिंग कर रहा है, यानी कि उसके अंदर से ब्लड निकल रहा है एंड उसकी अब एचपी काफी जल्दी डिक्रीज होगी। एंड इस चीज को देखकर हान दोबारा उन्हें स्विच करने के लिए कहता है बट यहाँ पे हानसन अपने फ्रेंड जीड को देखने के लिए जाता है क्योंकि उसके लगी है। बट हानसन ब्रो दिस इज बैटलफील्ड। एंड हान कहता है हानसन उस पर ध्यान मत दो, बस गॉब्लिन्स को मारो। एंड हानसन इसके लिए मान जाता है। एंड फिर
फिर उस चोट की वजह से जीड डरने लगता है और नोटिफिकेशन भी आता है कि जीड अब फियर के स्टेट में, यानी कि उसके 30% स्टेट डिक्रीज कर दी गई है। एंड हान यहाँ पे गॉब्लिन्स को मारते मारते जीड को मोटिवेट करने के लिए चिल्लाता है, जीड थोड़ा सा संभालो खुद को, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा फ्रेंड हानसन और हम सब मारे जाए? एंड जीड जो कि पहले स्टेट ऑफ फियर में था वो अब नहीं होता क्योंकि हान ने इसे मोटिवेट कर दिया। एंड फिर हान जेनो को ऑर्डर देता है जीड की ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंड जेनो को करने लगती है एक कपड़े। एंड यहाँ पे हान की टेक्निक एंड हान की फाइट के थोड़े पैनल भी देख लो यार। एंड तभी ये हानसन कंप्लेन करने लग जाता है, सर मेरी स्वॉर्ड खराब हो चुकी है। तो हान जीड से पूछते हैं, जीड क्या तुम स्विच कर सकते हो? एंड जीड भी लाइक हाँ सर मैं कर सकता हूँ। एंड फिर यहाँ पे जीड फाइट करने लगता है एंड हानसन अपनी स्वॉर्ड को देखता है तो वो बिल्कुल टूटी फूटी होती है। एंड हान उसके स्वॉर्ड को देखकर सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये स्वॉर्ड चाहे एफ रैंक से ऊपर ई रैंक की है बट फिर भी ये एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है जो कि लोअर रैंक की है। एंड फिर वो चिल्लाता है, हानसन अपनी शील्ड को यूज करो गॉब्लिन्स को मारने के लिए। एंड हान उसे करके भी दिखाता है कि बेटा ऐसे करते हैं अपनी शील्ड को यूज। एंड फिर हान जेनो को ऑर्डर देता है आरन के साथ स्विच करने का। एंड आरन वही यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ सर, बट तभी हान चिल्लाता है, शट अप और उसे फाइट करने दो। एंड फिर उसे धक्का देकर जेना आगे आ जाती है और चिल्लाती है, जितने टाइम तक तुम रेस्ट कर सकते हो उतने टाइम तक करो। एंड हान यहाँ पे सबको दोबारा मोटिवेट करता है, बस 3 मिनट, हमें उन्हें सिर्फ 3 मिनट तक रोक के रखना है। एंड यहाँ पर हान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है तो वो सोचता है ये 30 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा लंबे 30 मिनट है। एंड तभी हान कह देता है आरन को जेना के साथ स्विच करने के लिए और अभी सिर्फ 30 सेकंड ही हुए होते हैं। एंड जेना भी लाइक अभी तो मजा ही आया था, रुक जाओ भी। एंड पीछे से आरन कहता है, नहीं नहीं जेना मैं फाइट कर सकता हूँ, 30 मिनट तो बहुत होते हैं। एंड फिर हान हानसन को भी स्विच करने के लिए कह देता है एंड वो कर लेते हैं। एंड हान यहाँ पे जेना को ऑर्डर देता है कि जहाँ पे हानसन है उस तरफ से तुम गॉब्लिन्स को मारो। एंड उसके एरोस को भी देखता है जो कि काफी ज्यादा कम होते हैं। एंड फिर जेना स्टार्ट हो जाती है अपनी आर्चरी से एंड गॉब्लिन्स को मारने लगती है। एंड तभी एक गॉब्लिन जिसके अंदर एरो होता है वो अपने एरो को निकालता है एंड यहाँ पे जो जीड होता है उसके आर पार कर देता है। एंड दिस इज द फर्स्ट सैड मोमेंट ऑफ दिस मानवा। जीड के मुंह से खून बाहर आता है एंड वो नीचे गिर जाता है। एंड जीड को ऐसी हालत में देखकर हानसन चिल्लाता है एंड फिर एक नोटिफिकेशन आता है, जीड की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है एंड उसकी लाइफ भी खतरे में है। एंड फिर जेना जीड के पास आती है एंड सोच रही होती है, क्या करूं मैं, क्या मैं इसको बाहर निकालूं? एंड जेना यहाँ पर काफी घबरा रखी होती है। एंड यहाँ पे हमें हानसन की हालत दिखाई जाती है जो कि काफी खराब होती है। एंड इसे जीड के बारे में नहीं पता कि उसके अंदर एरो घुस चुका है, इसलिए वो कहता है, जीड स्विच करो जल्दी। एंड जीड की हेल्प करने के लिए हान भी नहीं जा सकता बिकॉज उसे गॉब्लिन से फाइट करनी है। एंड फिर वो जीड की हालत देख के इतने गुस्से में आ जाता है कि वो आरन का स्पीयर पकड़कर सभी गॉब्लिन्स को दूर धकेलने लगता है। एंड उन्हें दूर धकेलने की वजह से उस साइड से एक बार के लिए गॉब्लिन्स नहीं आते, इसलिए हान चिल्लाता है, हानसन तुम लेफ्ट साइड जाओ, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। एंड हानसन यहाँ पे हान से पूछते हैं, सर वहाँ पे जीड नहीं है क्या? एंड हान इसका रिप्लाई देता है, शट अप, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जीड अब के लिए रेस्ट कर रहा है। एंड फिर एक हार्ट ब्रेकिंग नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है जीड की डेथ का। एंड ये नोटिफिकेशन देखते ही हान चिल्लाता है, जेना जीड ऑलरेडी मर चुका है, उसे छोड़ो एंड फाइट करो। एंड जेना को पता है कि हान जो भी कहता है सही होता है, इसलिए वो इजीली मान जाती है। एंड फिर जेना यहाँ पे दोबारा फाइट करने लग जाती है एक नाइफ से, जिससे उसकी एक और स्किल अवेक हो जाती है, निम्बल बॉडी। एंड इसका जो लो क्लास नाइफ वर्क वाली स्किल है वो भी लेवल 3 की हो जाती है। एंड फिर जेना हान से पूछती है, हमें उन्हें और कितने टाइम तक रोक के रखना है? हान इसका रिप्लाई देता है, जितने टाइम में तुमने ये सवाल पूछा उतने टाइम में तुम एक गॉब्लिन को मार सकती थी, तो टाइम को छोड़ो और बस फाइट करो। एंड फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, द हीरो सोल अवेकन एट देयर लिमिट्स, यानी कि हीरो का पूरा पोटेंशियल उनकी लिमिट पे ही खुलता है। एंड ये नोटिफिकेशन होता है हान के लिए, यानी कि हान भी अपनी लिमिट पे आ चुका है एंड उसकी काफी सारी स्किल्स अपग्रेड हो चुके हैं, जिसमें कि लो रैंक स्वॉर्ड एंड शील्ड मैन्यूवर लेवल 5 का हो जाता है, पेन टॉलरेंस लेवल 2 एंड कंपोजर हो जाता है लेवल 3 का। एंड ये नोटिफिकेशन देखकर हान कहता है, चाहे मेरी अवेकनिंग हुई हो या कुछ भी हुआ हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मर जाएंगे। एंड फिर जीड का बेस्ट फ्रेंड जो कि हानसन है, उसके भी एक क्रिटिकल हिट लग जाता है। एंड हानसन यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन में हान से हेल्प मांग रहा होता है। एंड हान उसकी तरफ एक बार देखता है एंड वो देखता है कि हानसन को सभी गॉब्लिन्स ने घेर लिया है, इसलिए उसे पता है कि क्या होने वाला है। एंड वो चिल्लाता है, जेना आरन 3 लोगों की फॉर्मेशन ले लो और पास रहना, दूसरी तरफ मत देखना। एंड यहाँ पे जेना कह रही होती है कि उसे हानसन की हेल्प करनी है, बट यहाँ पर हान चिल्लाता है, उसके बारे में मत सोचो, जब हम यहाँ से बाहर जिंदा निकल गए तो तुम उनके लिए रो सकती हो। एंड फिर जैसा हान ने प्रेडिक्ट कर लिया था, हानसन मर जाता है। एंड अब यहाँ पे 2 हीरोज मर चुके हैं एंड 3 बचे हुए हैं और इनकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि अगर ये और 1 मिनट तक भी फाइट करेंगे तो मर जाएंगे। एंड हान इस कंडीशन को देखते हुए कहता है, जेना जल्दी करो और उस टावर पे चढ़ जाओ। एंड जेना इसका रिप्लाई देती है, क्या मुझे भागने के लिए कह रहे हो? एंड हान इसका रिप्लाई करता है, जल्दी करो, तुम्हारे पास मेरा ही नंबर है। एंड इसलिए जेना टावर पे चढ़ने लगती है। एंड यहाँ पर ये 2 जने बचे हैं और हान अपनी लिमिट पे है, इसलिए वो उन्हें स्टैब नहीं करता, क्योंकि स्टैब करने से सिर्फ एक गॉब्लिन मरता है एंड वो स्विंग करने लगता है, जिससे काफी सारे गॉब्लिन्स एक साथ मरते हैं। एंड जेना टावर पे चढ़ जाती है और आवाज लगा, सर मैं पहुंची, आप आइए अब। एंड हान ऊपर चढ़ जाता है और आरन को कहता है, आरन जल्दी करो, ऊपर आओ। एंड आरन की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो टावर को क्लाइंब करने लगता है, बट वो काफी धीरे कर पाता है। जेना उसकी हेल्प कर रही होती है, बट नीचे से गॉब्लिन उसका पैर फाड़ देते हैं। एंड हान यहाँ पे थोड़ा नीचे होता है एंड गॉब्लिन्स को मारने लगता है। एंड साथ ही वो चिल्लाता है, जेना उसका हाथ मत छोड़ना। एंड फिर वो देखता है कि उसके पैर को गॉब्लिन्स ने पकड़ रखा होता है, इसलिए हान को उसका पैर काटना पड़ेगा एंड वो उसका पैर काट देता है। एंड उस पैर काटने की वजह से आरन को एक क्रिटिकल हिट पड़ता है एंड उसके भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसकी एचपी भी जल्दी गिरेगी एंड इवन आरन की जान भी
खतरे में है। एंड हान जेना से कहता है कि इसे जल्दी जल्दी ऊपर खींचो। एंड फिर वो गॉब्लिन्स की तरफ देख के सोचता है वैसे ये गॉब्लिन्स है तो बहुत ज्यादा स्मार्ट, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं ताकि ये हम तक पहुंच सके। एंड फिर जेना आरन को पूरा ऊपर कर लेती है और हान अपनी स्वॉर्ड से एंड जेना अपने स्पीयर से उन गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। एंड यहाँ पे जेना एक वुमेन वाली थिंग कर देती है, वो स्पीयर को ही नीचे छोड़ देती है। एंड यहाँ पे हान कहता है तो क्या करोगे तुम, उन्हें अपनी लातों से मारो। एंड ये देखकर जेना कहती है वो बहुत ज्यादा है, हमें कितना टाइम तक और रोकने उन्हें। एंड हान इसका रिप्लाई देता है सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ प्लीज। एंड वो मन में सोचता है जेना आरन इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। एंड फिर हमें टाइम दिखाया जाता है जिसमें रियली 32 सेकंड्स बचे होते हैं। एंड फिर एक गॉब्लिन इनके टावर तक पहुंच जाता है। एंड हान जब उसे मारने के लिए आगे जाता है तो वो गॉब्लिन एक स्वॉर्ड देता है एंड हान के भी आर पार कर देता है। एंड इसके बाद हान ट्राई तो करता है उन्हें मारने की, बट जब गॉब्लिन वो स्वॉर्ड उसके शरीर से वापस खींचता है तो हान भी यहाँ पर दम तोड़ देता है एंड उसके हाथ से अपनी स्वॉर्ड छूट जाती है। एंड हान एंड जेना दोनों ही काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। और यहाँ पर हान जो कि गॉब्लिन से घिरा हुआ है सोचता है बस अब और फाइट नहीं होती, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? अभी तो सिर्फ 5th फ्लोर आया है, पर मैं ही क्यों, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है, मुझे क्यों। एंड यहाँ पर हान जिसने की दम तोड़ दिया था वो खड़ा होता है एंड उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं, उसकी आंख ब्लैक हो जाती है एंड उसका प्यूपिल रेड हो जाता है एंड उसकी स्ट्रेंथ, टेक्निक एंड स्किल्स पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एंड वो गॉब्लिन्स को खचाखच मारने लगता है। एंड वो उन्हें मारते मारते सोच रहा होता है नहीं मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा, सिर्फ 5th फ्लोर पे तो नहीं। एंड यहाँ पर हमें उसका फेस दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फेस पे कुछ ब्लैक कलर के मार्क्स भी आ जाते हैं। एंड फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इसकी एक स्किल अवेक होती है, बर्जरकर। एंड फिर हान इन गॉब्लिन्स की तरफ देखते देखते सोचता है जब मैं सांस लेता हूँ तो भी मुझे दर्द होता है, मेरे सभी मसल्स फटने वाले हैं, बट तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या मैं। एंड फिर वो अपने बर्जरकर मोड में उनसे दोबारा फाइट करने लगता है एंड जहाँ पे वो इन गॉब्लिन्स के सामने पहले टिक भी नहीं पा रहा था वो अब उन्हें इजीली मार देता है। बट ऐसा करते करते उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है, पर फिर भी वो अपने नुकीले दांतों के साथ उन पर अटैक करने लगता है। एंड ऐसा करते करते वो सोच रहा होता है चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए बट मैं रुकूंगा नहीं। एंड वैसे इस मोमेंट से हमें पता चलता है कि हान यहाँ पर अच्छे से सोच नहीं पा रहा है एंड उसे सिर्फ इन गॉब्लिन्स को मारना है एंड ये बर्जरकर मोड का ही कमाल है। एंड यहाँ पे हान एंड गॉब्लिन्स फेस टू फेस होते हैं एंड तभी टाइमर एंड हो जाता है। टाइमर के एंड होने के साथ ही गॉब्लिन्स डिसअपियर होने लग जाते हैं। एंड लुक एट दिस, हान कितना क्लोज था डेथ के, जेना भी लिमिट पे थी एंड आरन ने भी हार मान ली थी, बट टाइमर के एंड होते ही स्टेज क्लियर हो जाता है बिकॉज इन तीनों ने सर्वाइव कर लिया। एंड यहाँ पे तीनों का लेवल अप होता है एंड MVP हान है। एंड ये रहे इस स्टेज को क्लियर करने के कुछ रिवॉर्ड्स। एंड फ्लोर 5 को क्लियर करने से एक नया डंजन खुल जाता है, डेली डंजन। एंड फिर फाइनली ये तीनों यहाँ पे वेटिंग रूम में पहुंच जाते हैं एंड इनकी थकान इनके फेस पे दिख रही है एंड इनका सुकून भी दिख रहा है वापिस आने का। एंड तभी जेना नीचे गिर जाते हैं एंड कुछ ऐसे लुक के साथ कहती है हान फाइनली। एंड ऐसा कहते कहते वो रोने लग जाती है एंड हान यहाँ पे इसकी तरफ देख रहा होता है एंड इसकी बात सुन रहा होता है। एंड आगे जेना कहती है हान क्या तुम मुझे खड़े कर सकते हो? एंड जैसे ही हान अपना हाथ उसे देता है वो खड़े होते होते कहती है तो क्या सच में हम जीत गए? एंड हान इस पर कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है कि हमने इस चीज को क्लियर कर दिया है। एंड आगे जाना पूछती है तो क्या अब से सभी फ्लोर ऐसे होंगे? एंड इस पर हान कहता है नहीं, हर एक डंजन में ऐसा नहीं होगा, ये बस एक स्पेसिफिक डंजन का लेवल था और ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर हम में से एक जना भी अपनी ड्यूटी को ना निभाए एंड अच्छे से फाइट ना करे तो सभी मर जाए। पर अगर हमारे पास जीड और हानसन को ट्रेन करने का और भी टाइम होता तो शायद हमें इतनी मुश्किल ना होती और वो मरते भी नहीं। ऐसे सर्वाइवल मिशन ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बट हमारे पास एक डिसेंट सी पार्टी भी नहीं थी, इसलिए हमें जीतने में काफी मुश्किल हुई और इसके लिए हम खुद को बस अनलकी कंसीडर कर सकते हैं। एंड इस सब पर जेना कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। एंड फिर फाइनली ये अपने वेटिंग रूम में आ जाते हैं एंड वहाँ पे जीड एंड हानसन का तीसरा फ्रेंड आता है और कहता है वेलकम बैक सर, क्लोए ने आपके लिए शानदार डिशेस बना के रखी हैं। तो जीड एंड हानसन अभी भी अंदर हैं क्या? एंड इस सवाल पर हान कहता है वो मर चुके हैं। एंड इस बंदे को ये बात कुछ हजम नहीं होती एंड ये दोबारा से उनके बारे में पूछता है तो हान कहता है मैंने कहा वो मर चुके हैं। एंड देख लो यार इसका रिएक्शन कैसा है। एंड तभी एजेल की आवाज आती है कि मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं, अगर तुम्हारा नाम लिया जाए तो आ जाना मर्जिंग सेंटर में। और यहाँ पे मर्जिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थका हारा हान अपने बिस्तर पे गिर जाता है और सोचता है मुझे किसी की डेथ का शोक बनाने का टाइम नहीं है। जैसे जैसे हम टावर को क्लाइंब करते जाएंगे वैसे वैसे डेथ एक नॉर्मल सी चीज बन जाएगी। और अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो मुझे एक बजरकर स्किल भी मिल गई थी ना, बट कंपोजर और बजरकर साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक बग है। कंपोजर
कंपोजर एक ऐसी स्किल है जो एक हीरो की इंटेलिजेंस को बढ़ा देती है एंड उसे रेकलेसली डिसीजन नहीं लेने देती। बट वहीं पे बजर्कर एक ऐसी स्किल है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को एंड कॉम्बैट टेक्निक को बढ़ा देती है, बट एक हीरो की इंटेलिजेंस को कम कर देती है एंड उस टाइम हीरो को सिर्फ फाइट ही दिखती है। तो जैसे कि मैं एक मास्टर एंड हीरो के बीच में मिक्स हूँ, शायद मैं इन दोनों के बीच में भी मिक्स हो सकता हूँ, बट अभी के लिए मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि आज के लिए मैं आराम करना चाहता हूँ। एंड फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जेना ट्रेनिंग कर रही होती है एंड ये इस बार बो से नहीं डैगर से ट्रेनिंग कर रही है। एंड इसे देखते हुए हान कहता है, तो एक देर तक सोने वाली लड़की मुझसे पहले यहाँ पर आ चुकी है। एंड इसके रिप्लाई में जेना कहती है, मुझे कल का दिन याद है कि क्या हुआ था। एंड फिर हान उसके स्टैट्स देखता है एंड वो देखकर सोचता है वो कल के बैटल से जेना को भी एक स्किल मिल चुकी है एंड जैसा कि उसे स्किल मिली है यानी कि वो टैलेंटेड भी है एंड वो हार्ड वर्क भी करती है। बट वहीं आरन जिसने की अपनी पूरी लिमिट तक फाइट की थी उसे कोई भी स्किल नहीं मिली। वो बहुत हार्ड वर्क करता है बट उसमें टैलेंट नहीं है। और अब मेरा ग्रोथ रेट 4 से 5 हो चुका है एंड 5 पॉइंट्स का ग्रोथ रेट आपको यूजुअली 3 स्टार के हीरोज में दिखता है। वैसे अगर किसी को ये हीरो के स्टार्स में कंफ्यूजन हो रही हो तो क्लियर कर देता हूँ। हीरोज के स्टार से ये पता नहीं चलता कि एक हीरो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कमजोर, बट उससे एक हीरो का ग्रोथ रेट कि वो कितनी जल्दी ग्रो करेगा या फिर वो कितना रेयर होगा ये सब डिपेंड होता है। यानी जितने ज्यादा स्टार का हीरो उतना ज्यादा ग्रोथ रेट। एंड फिर हमें हान का स्टैट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हान 1 स्टार लेवल 9 पे आ चुका है एंड इसकी एक्सपी 54 आउट ऑफ 70 है। क्लास नोविस, स्ट्रेंथ 23, इंटेलिजेंस 11, एचपी 21, डेक्सेटिलिटी 21 एंड स्किल्स लो रैंक स्वॉर्ड एंड शील्ड मैन्यूवर लेवल 5 की हो चुकी है। पेन टॉलरेंस लेवल 2 का, कंपोजर लेवल 3 एंड न्यू स्किल बजर्कर लेवल 1। एंड इन स्टैट्स को देखकर हान सोचता है तो मैं अब लेवल 10 के काफी करीब आ चुका हूँ और एक 1 स्टार हीरो का मैक्सिमम लेवल 10 होता है, तो अब वक्त आ चुका है 2 स्टार के लिए एम करने का। एंड यहाँ पे हान ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि तभी उसके आगे जेना आती है एंड उसके एब्स पे हाथ रखती है। ये देखकर हान कहता है, तुम क्या कर रही हो? एंड जेना इस पर कहती है, मैं खुद को रोक नहीं पाई, मुझे देखना था। एंड हान भी लाइक हाथ हटाओ एंड फिर वो इसका कुछ ऐसा हाल करता है एंड जेना इस पर कहती है, मैंने तो बस हाथ रखा था, मैं तुम्हें मार थोड़ी रही थी। एंड हान भी लाइक तुम मार रही थी। एंड फिर वो सोचता है कल इतना कुछ हो गया बट फिर भी जेना नॉर्मली ही एक्ट कर रही है, तो जेना मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर जेना हान से पूछती है तो क्या आरन आज नहीं आएगा? एंड इस पर हान कहता है उसे छोड़ दो, अभी के लिए उसके लिए टाइम हार्ड होगा क्योंकि हान उन तीनों के साथ काफी क्लोज था एंड जबकि जीड एंड हानसन मर चुके हैं तो शायद वो आज नहीं आएगा। एंड जेना कहती है वो पहले तो काफी जल्दी आ जाता था ट्रेनिंग करने, और हान इस पर कहता है जीड और हानसन भी जल्दी आते थे, वो दोनों अपनी ट्रेनिंग में पूरा इंटरेस्ट रखते थे एंड उसे अच्छे से करते थे एंड उनका तीसरा दोस्त डीका भी ऐसे ही करता था। बट ये लोग तो सिर्फ प्रेटेंड करते हैं ट्रेनिंग करने का, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मास्टर गेम में होते हैं ये तब ही ट्रेनिंग करते हैं। जीड एंड हानसन में काफी ज्यादा टैलेंट था, अगर उन्हें ट्रेनिंग करने का थोड़ा सा टाइम और मिलता तो वो सर्वाइव कर लेते एंड काफी पावरफुल हीरो बन सकते थे। मैं तो कहता हूँ उनकी जगह पे इन लोगों को मर जाना चाहिए था। एंड हान को इतना कोल्ड होते देख जेना कहती है हमें अपनी ट्रेनिंग ही कर लेनी चाहिए, इन्हें छोड़ो। एंड तभी वहाँ पे आरन आता है और कहता है सॉरी मैं आज लेट हो गया। बट इसके फेस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हान कहता है तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें किसी चीज की टेंशन है? एंड इस पर आरन कहने लगता है अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और होता। एंड यहीं पे हान इसको रोकता है एंड कहता है वो दोनों मरे क्योंकि वो वीक थे, तुम्हारी वजह